नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू। विश्व साहित्य सेवा संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर भावना कुंवर जी, ऑस्ट्रेलिया से। तो आइए मिलते हैं और भावना जी से बात करते हैं। जी, नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका। जी। तो भावना जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको लिखने की प्रेरणा किससे मिली। देखिए, शुरुआत जैसे मैं कहूँगी कि शुरुआत कैसे हुई है। हम्म। स्कूल में सबसे पहले हम जब छोटे होते हैं तो हमारी जो पत्रिका आती है स्कूल में, हम्म। वहां से शुरुआत होती है। पहले देखा जाता है छोटी कविताएं लिखना या जो भी आप लेख वगैरह देना देना चाहते हैं। तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट कविताओं में रहा है। तो हम्म। जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मैं पत्रिका में देने के लिए एक कविता मांगी गई, तो बहुत जद्दोजहद होती रही, किस पे लिखे। तो मैंने एक कविता लिखी थी। मैं कुछ लाइनें मुझे याद है उसकी। बहुत छोटी उम्र में जो पत्रिका आई थी, जो दादा मुझको करते प्यार लेकिन बतलाते मक्कार, दादी मेरी बड़ी सयानी रोज सुनाती मुझे कहानी, ताऊ जी मेरे प्रोफेसर उन पर है अपना स्कूटर। इस तरह की कुछ तुकबंदियां कहेंगे अब तो, या मतलब जो भी है वो ऐसे लिखते लिखते शुरुआत वहां से हुई, स्कूल टाइम से। हम्म। और फिर धीरे 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 जब बड़ी क्लास में आते जाते हैं तो फिर थोड़ा सा सुधार या कुछ शेरो शायरी करने का मन हो जाता है एक उम्र पर आकर। पर शुरुआत हमारे स्कूल टाइम से हुई है, ये कहना चाहेंगे। क्या बात है। भावना जी, मैं जी। जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कहाँ बीता और कैसे मतलब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। जी, बचपन तो मेरा, मैं यूपी से हूँ, मुजफ्फरनगर हम्म। में मेरी पैदाइश है। और उसके बाद मेरी एजुकेशन रुड़की में हुई है, हम्म। तो हॉस्टल में रह के। उसके बाद शादी हमारी गाजियाबाद, मेरे हस्बैंड गाजियाबाद के हैं। जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रगीत कुंवर, जो कि सभी जानते हैं, डॉक्टर कुंवर बिचन जो फेमस पोएट हैं, उनके बेटे हैं। जी। तो वहां से हमें अपॉर्चुनिटी मिली युगांडा जाने की। हम्म। मेरे हस्बैंड, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम्म। तो उनको एक जॉब ऑफर आया युगांडा से, ईस्ट अफ्रीका से। हम्म। तो हम लोग दोनों दो बेटियां हैं हमारे, काव्या और ऐश। हम्म। हम चारों लोग युगांडा चले गए। और वहीं पर छोटे थे बच्चे, क्योंकि वो तो बहुत छोटी थी। छोटे वाली बेटी तो मेरे ख्याल से दो दो सवा दो साल की थी। तो वहां से ही उसकी उसकी तो याद जर्नी वहीं शुरू हुई पढ़ाई की, आप ये कहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से 2.5-3 साल का ही एडमिशन ऐसे होता है। हम्म। तो पहले युगांडा गए और वहाँ काफी साल रहने के बाद फिर उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। सिडनी में है इस वक्त। जी। इस तरह से आपका सफर भारत से युगांडा, युगांडा से ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से चलता रहा। तो जी। भारत, जी। युगांडा और ऑस्ट्रेलिया, तीन अलग अलग ध्रुव देशों, भिन्न भाषाओं, भिन्न संस्कृतियों में सामंजस्य किस तरह बैठाया। कल्चरल शौक, जी, कल्चरल शौक तो नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए, मेरा ना शुरू से मेरा खासकर ये रहा है कि जब मैं छोटी थी तभी से मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ से ये बात दिमाग में आती थी कि मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है। अच्छा। फैमिली में कोई नहीं रहा था तब भी मेरे मन में ये रहता था कि मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है। पता नहीं कहाँ से ये बात दिमाग में आती थी। खैर, हम्म। वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक वक्त जैसे आया, जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको ऑफर आया युगांडा से और हम सारे चले गए। तो कितनी कल्चर शौक नहीं कहेंगे, लेकिन नई नई कल्चर सीखने को मिली। हम्म। भारत में जैसे मैं कहूंगी मुजफ्फरनगर, फिर जी। आप देखें दिल्ली में आना या बॉम्बे जाना या हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना, तो वहां भी बहुत, एक अपने कंट्री में रहते हुए भी बहुत अलग अलग कल्चर देखने को मिलती है। जैसे बिल्कुल। साउथ में चले जाएं जी जी। आप, साउथ में थोड़ा अलग है। मुंबई का अलग तो कल्चर है, दिल्ली मुंबई का का अलग अलग कल्चर है। अलग। भारत जी। अपने आप में पूरा एक विश्व है और बहुत सारे कल्चर हैं उसमें। जी। तो जी। जब वही इतने सारे कल्चर हमें देखने को मिलते हैं। हम्म। हाँ, अफ्रीका जाने के बाद थोड़ा भाषा का मैं जरूर कहूंगी। हम्म। पहनावा तो अगर वेस्टर्न देखा जाए तो एक तरह से एक सा सही होता है। हम्म। कुछ जो उनके अपने परिधान होते हैं वो अलग होते हैं। बट भाषा बहुत, जैसे कि वहाँ लुगांडी बोली जाती थी, जो भाषा थी हाँ। युगांडा में, लुगांडी भाषा बोली जाती थी। और हिंदी तो हम लोग ही बोलेंगे, लेकिन वैसे जो अफ्रीकन वहां पर है वो लुगांडी भाषा बोलते थे या फिर इंग्लिश बोलते थे। अच्छा। और उसमें भी ये नहीं कहेंगे कि इंग्लिश में एक जो एक हम एक मीटर होता है या हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है या
सही इंग्लिश जो होती है हम्म, वो हम्म। जरूरी नहीं होता था कि हम वो हाँ वो सबको इंग्लिश का आती थी। मिस कर देते हैं, हर देश में ऐसा होता है। जी। हाँ, वो उनका मतलब वो खुद वहां के लोग भी हाँ हाँ मतलब वो अपना समझा देते थे कि हाँ। मम्मा, वो ज्यादातर जो लेडी होती थी हम्म, उनको मम्मा बोलते थे, और जो मैन होते थे हम्म, उनको पापा बोलते थे। सुन के अच्छा भी लगता था, चाहे वो बड़े हैं चाहे हम्म। छोटे हैं। मम्मा, वाटर, ड्रिंक, इस तरह से वो समझा देते थे। मतलब जो है थोड़ा को समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है। तो जी। वो चीजें देखने को मिली और सीखने को मिली। सीखने को क्या मिला कि जो हमारा खान पान है, जैसे कि हमारा भारत में ही, जैसे हम साउथ इंडियन बात कर रहे हैं, हम्म, साउथ में जाए नॉर्थ में जाए तो हम्म, अलग अलग खाना होता है। ऐसे वहां जाने के बाद एक चीज बड़ी अच्छी लगी हम्म, कि जो चीजें हमने कभी देखी भी नहीं थी वो हम्म, वहाँ खाने में। सबसे पहली बात तो यही कि जो हमारे जैसे हम मेड मिल जाती हैं हम्म। इंडिया में, तो युगांडा में भी मेड मिल जाती थी। और अफ्रीकन है वो, कैसे उनको समोसे बनाने आते हैं, कैसे वो रोटी दाल सब्जी सब बनाते हैं। मतलब वो एक, कुछ तो होती होंगी वहां पे, हाँ किसी उन्होंने मतलब सीखा टीचर होगा। आती होंगी। हाँ जी। तो मतलब हमें समोसे बनाने नहीं आते, क्यों, हमें क्यों आएंगे, क्योंकि हाँ। हम भारत से हैं। हम हम्म, शॉप से जाके समोसे खरीद लेंगे, हम क्यों बनाने बैठेंगे। जी जी। विदेश में आने के बाद वो सारी चीजें हम सीखते हैं, क्योंकि करेक्ट। हमें वो चीजें वहां मिलती नहीं है। तो हम्म, उन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम्म, बहुत सारे खाना, जो खाना है बिल्कुल जैसे कसावा होता था वहाँ, और डिफरेंट डिफरेंट फूड होते थे। जो जैसे हमारे यहाँ एक पाइनएप्पल होता है, हम्म, पाइनएप्पल हम फ्रूट की तरह खाते हैं, हम्म। वो वहाँ अलग तरह से खाया जाता है। तो वो सारी चीजें सीखने को मिली। पहनावा, उनके जो फेयर लगता था वहाँ। गोट रेस हमने कभी लाइफ में सुनी नहीं, गोट रेस क्या अच्छा होती अच्छा, है। बकरियां दौड़ा तो दी। वहाँ गोट रेस होती है युगांडा में। हम्म, तो इतनी सारी मतलब कल्चरल शौक नहीं लगा, सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा। क्या कुछ लोगों का लगता है कि आप जाएंगे तो आपकी लैंग्वेज वो नहीं है, आप कैसे करेंगे। हम्म, तो जैसे बच्चे स्कूल में थे तो वो लुगांडी हमने क्या प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों को एडमिशन कराया, क्योंकि जो लोकल स्कूल हैं उनमें तो आपको फिर लुगांडी भाषा बोलनी होगी। okay, और वैसे आप अब पूरा जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें आपकी जो भाषा होगी वो यूके बेस्ड तो सिलेबस होता है, और okay। चाहे वो आप जर्मन सीखें या कोई और भाषा वहां लें। आपकी तो मर्जी है कि आप उस कोई भी तरह, भाषा ले सकते हैं, लेकिन अगर जी गवर्नमेंट वाले स्कूल में चाहते हैं तो युगांडा कंपलसरी है कि आपको लेनी ही पड़ेगी। हाँ, फिर लुगांडी आपको लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा कोई और लैंग्वेज सीखी जाए। और फिर एक तो एटमोसफेयर भी एबीसीडी भी होता है नहीं कि, आती होगी युगांडी की। हाँ जी जी, मतलब युगांडी की तो काका काका भी नहीं आता होगा ना हमें उनका। हाँ, वो तो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसमें दूसरी भाषाओं में क्या होता है कि हम किसी भी कंट्री में जाएं तो फिर वो हम्म, भाषा हमें काम आ जाती है। जैसे कि इंग्लिश तो, क्योंकि अगर आप उसमें स्कूल में प्राइवेट में नहीं डालेंगे तो उनकी भाषा में ही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और हम्म, जो आप प्राइवेट स्कूल में रखते हैं तो फिर वहाँ इंग्लिश तो है ही, और हम्म। एक लैंग्वेज आप चूज कर बिल्कुल, सकते हैं। और वो उनकी लैंग्वेज को हम भी कॉपरेट नहीं कर सकते बच्चों को पढ़ाने में, या ट्यूशन भी लगा दें तो भी हमें नहीं पता कि बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है। जी जी बिल्कुल। और फिर उसको आगे जाके उसका क्या काम होगा। मान लिया जैसे अभी आप उदाहरण देखिए कि हम पहले अफ्रीका हम्म, युगांडा में गए तो लुगांडी लैंग्वेज, अब हम ऑस्ट्रेलिया आ गए तो यहाँ उसका काम नहीं होगा। बाकी जो और लैंग्वेज बच्चों ने सीखी होंगी, चाहे वो जर्मन है चाहे कोई और भी भाषा है, तो हम्म। वो सब भाषाएं यहाँ काम आ जाएंगी, क्योंकि आप लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं या ट्यूटरिंग कर सकते हैं। तो भाषाएं तो अच्छी होती हैं सीखनी, पर हाँ, लुगांडी ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं आ सकती थी, बाकी भाषाएं बात आ काम सकती थी। आने की तो चलिए ठीक है कि एक लैंग्वेज सीखना है, लेकिन जब वो सिलेबस से जुड़ जाती है और उसमें मार्क्स ये सारी चीजें जुड़ जाते हैं, तब बच्चों जी का जी ऐसे लगता है कि मतलब हम कॉपरेट कर सके, बच्चों को कुछ ऐसी चीज लो या तो जो जी हमारे घर में बोली जाती हो भाषा। मुझे आपके इस इंसिडेंट से एक बात याद आई कि मुंबई में मेरा जो एजुकेशन है वो मुंबई से हुआ है। तो मैं डावस अच्छा कोर्स कर रही थी, तो वहाँ पे एक टीचर थी जो कि जर्मनी से आई हुई थी। तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में डाला हुआ था वहां पर, तो जो सिलेबस लिया हुआ था उसमें मराठी कंपलसरी थी। अब उनके बच्चों को मराठी के टीचर्स नहीं मिल रहे थे, और मराठी उनको कुछ भी नहीं आता था मराठी के बारे में। तो फिर हम लोग वहीं पले बड़े थे तो हमें पता था, तो मैंने उन्हें सब मतलब टीचर्स बताए कि आप लीजिए, और वो बहुत खुश हुई। काफी एक दो साल तक वो पढ़ाते रहे टीचर, उनके बच्चों को कैसे भी निकाला 10th के बाद, फिर वो अपना टिकट कटाकर चली ही गई अपने देश। कहती हैं यहाँ पे अच्छा। तो लंबा नहीं चल पाएगा। तो ये जी भाषा जो ऐसी चीज है कि जब आप मार्क्स से जुड़ जाते हैं इस चीज के लिए कि भाई जी बच्चों का फ्यूचर की बात आ जाती है, तब ऐसे लगता है जी कि नहीं ऐसा हो कि जो हम जानते हो, ताकि पेरेंट्स सपोर्ट कर सके बच्चों को।
जी जी बिल्कुल। और फिर जैसे उन्होंने फ्रेंच सीखी वो भी यहाँ काम आई, हम्म, जापानीज सीखी वो काम आई, तो और फिर उसमें मार्क्स भी होते हैं जैसे कि आपने हम्म, कहा, जी। सिलेबस के हिसाब से भी। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने के बाद यहाँ की कल्चर सीखने को मिली। हम्म, तो मतलब लकी रहे हम लोग, परिवार सहित हम सबको ही कहेंगे कि किसी तरह का कल्चरल शौक ना लग के हम्म, कुछ सीखने को मिला। जी। यहाँ बहुत अलग, मतलब एक अच्छी अनुभव बहुत जर्नी। अलग है। जी। हाँ बिल्कुल, जैसे आप कह सकते हैं कि जब हम, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें अपने देश से बहुत प्यार है, लेकिन कुछ चीजें हमें लगती हैं, हाँ, चाहे हम क्राउड को लेके लें या पोल्यूशन को लेके लें या किसी चीज को। और जब आप ऐसी धरती पर पैर रखते हैं कि वहां आपको ये सब एकदम साफ सुथरा, और आपको लगता ही नहीं है कि आप, मतलब एकदम आपको फर्स्ट जो आपका इंप्रेशन होता है, ये लगता है हम कहाँ स्वर्ग में आ गए। किसी तरह से, किस तरह से क्यू में चल रहे हैं, कोई क्राउड नहीं है, पोल्यूशन के नाम पे जीरो है। तो उस तरह की चीजें आपको आकर्षित करती हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती हैं। लगता है कि हमें कुछ सीखने को भी मिल रहा है, और सीखते भी हैं भाई। मेरा शुरू से ये कहना था, जैसे मैंने शुरुआत की अपने, आपने पूछा था कि भारत से यहाँ की यात्रा, कि पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि मुझे एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहिए। ऐसे ही मन में आता था, छोटे छोटे से बच्चे थे कि हाँ, पापा को, पापा हमेशा, होता है ना हमारे यहाँ भारत में, अभी भी होता होगा, ज्यादातर फैमिलीज में नहीं पता, पर ये होता ना, शादी के बाद कहीं भी जाना, घूमना, कोई कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, एजुकेशन के लिए आजकल तो बच्चे बाहर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे ये तो नहीं था कि मैं पापा से बोलती कि हाँ मुझे बाहर एजुकेशन के लिए जाना है, और वो आराम से कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल चले जाओ। ऐसा नहीं है, अब समय बहुत बदल गया है। तो वो चीज मुझे क्यों एक क्यूरियोसिटी रहती थी, क्योंकि हम जहाँ भी, कहीं किसी भी कंट्री को ले लीजिए आप, जहां भी आप पैदा हुए हैं, वहीं पैदा होकर वहीं अपना पूरा जीवन लगा दें, तो जो इतनी बड़ी दुनिया है, ये किस लिए बनी है, इसको बिल्कुल। हमें है ना, अलग अलग कंट्री में जाएं, एक्सप्लोर अलग अलग करना शहर में चाहिए, जाएं। लेकिन अगर मौका मिलता है एक्सप्लोर करने का तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, अब वो कहीं भी नहीं जी जा सकते। और गवर्नमेंट जॉब वाले कंट्रीज जब चेंज करते हैं तो उनको बहुत बड़े प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है कि अगर आप घूमने भी जा रहे हो तो ऐसे जी में ऐसा हो जाता है कि फैमिली बंध जाती है। फिर उनके बच्चे चाहे तो निकल सकते हैं कि भाई नहीं अब हमें निकलना है। तो जी ऐसा, लेकिन आप लकी रहें कि आपके हस्बैंड मतलब चेंज करते रहे कंट्री, और इस तरह से आप जी भी काफी कुछ एक्सप्लोर कर पाए। जी, जी। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि अवसर अगर हमें मिले, हम्म। और हम, तो हमें जरूर जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये रहता है, नहीं क्यों, बाहर क्यों जाना, मतलब घूमने भी हम्म। जाना उनको पसंद नहीं है, कि नहीं ठीक है हम जहाँ हैं, घूमने जाना चाहिए, देखना फैमिली चाहिए के दुनिया काम में क्या क्या हो रहा है, होता है, परिवार। अगर अवसर मिलते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही तो कहा आपने। प्रायोरिटी किस चीज के लिए देते हैं? कुछ लोग इन चीजों को प्रायोरिटी में रखते ही नहीं है। हाँ भारत में बिल्कुल बहुत सही कहा सारी आपने, फैमिलीज बिल्कुल। हैं, उनको लगता है बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, या और भी जी बहुत सारी चीजें हैं जो वो प्रायोरिटी में रखते हैं, परंतु बाहर घूमना नहीं। इंडिया में ही घूम लेंगे बहुत। मेरे मम्मी पापा हाँ भी ऐसे ही थे, लेकिन अब बच्चे बाहर निकले हैं, अब जाकर पासपोर्ट बन रहा है कि भाई नहीं, पापा कह रहे हैं हाँ अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं पासपोर्ट बनाऊंगा, अब मैं जाऊंगा कहीं। तो उनकी जी प्रायोरिटीज थी, पहले उन्होंने कभी नहीं जी सोचा, उनको यही लिमिट था कि भाई बच्चों की शादी तक करना ही है, मेरी जिम्मेदारी, बिल्कुल। तो मैं हाँ उस जी हाँ जी। क्या करूँ। अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब मौका मिल रहा है तो अब मैं निकलूंगा। अब जाना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल, वही मौके की बात तो आपने बहुत अच्छी कही है, कि अगर अवसर मिलते हैं, मौके मिलते हैं, तो जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल। भावना जी, मैं जी आपसे जानना चाहूंगी कि आपने गजल और हाइकू विधा में बहुत लिखा है। हाइकू जी एक ऐसी विधा है जो हर कोई नहीं लिख पाता है। तो जी गजल में आपकी रुचि कब से है, और आपने गजल पर शोध करने का कब और कैसे सोचा? जी बिल्कुल। मैं शुरुआत करती हूँ गजल की। जैसे कि मैंने कहा कि शुरू में तो हम पत्रिकाओं के लिए लिखते थे, जैसे मैंने आपको छोटी मोटी ये कविता सुनाई, क्योंकि शुरुआत में जब हम बहुत छोटे होते इसी तरह की कविताएं हम लिखते हैं परिवार पर। उसके बाद थोड़ा एक एज आती है, टीन एज आप उसको कहिए, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा शेर व शायरी का एक मन बनता है, कि कुछ आता है इस तरह की चीजें, है समझ ना, में कि आने हमें चाहे, लगती है शायरीज। हाँ, हम्म। गाने सुनते हैं, क्योंकि हम फिल्मी हाँ गाने भी हाँ सुनते हैं, तो हाँ। दिमाग तो में वो उस एज तरह के की शेर व हिसाब से शायरी आने लगता है जी। आने लगता वो है, तो आठवीं वहां नौवीं पे, एट्थ और नाइन्थ में पहुंचते हैं तो वो अपने आप हारमोन हाँ बिल्कुल, गजलें सिखा देती हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि नाइन्थ की मैं अपनी डायरी आज भी देखती हूँ, तो उसमें मतलब मैं अपने हस्बैंड को भी दिखाती हूँ, वो भी राइटर हैं। हम्म। सो मतलब उसको गजल तो नहीं कहेंगे, और उसको पूरा शेर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पूरा मात्राओं में और उसके बहर में नहीं होता।
बट उसमें थॉट होता है कि जी। वो उसको आप शेर की तरह पढ़ सकते हैं। हम्म। अब इस यहाँ उम्र पर आकर और इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हंसी आती है, लेकिन वो डायरी आज भी रखी हुई है। तो वो उस तरह के शेर होते थे, और होता था जैसे कजन्स होते हैं कि यार तुम तो लिखते हो, शेर व शायरी करते हो, हमें कुछ दो ना लिख के इस तरह का कुछ, तो वो उनको दे दिया। और ऐसे ही 10-15 शेर, मतलब तब उतना वैल्यू भी नहीं होती थी कि हमने जो भी लिखा है वो हमें अपने पास ही रखना है। याद भी नहीं कितना लिख लिख के किस किस को दे दिया जाता था। पर जो जो वो डायरी 9th और 10th के बीच की रखी हुई है, उसमें हमने गजल टाइटल दे रखा है और गजल नीचे लिखी हुई है। 5 शेर होते हैं, 5, 7, 9, 11 ऐसे शेर होते हैं, इतना पता था। और एक एक रिदम में होती है बस, बाकी पूरी उसको मात्राओं में और पूरा व्याकरण उसका हो, ऐसा तो नहीं हो सकता था। पर हम उसे गजल नाम देते थे। तो वो अभी भी रखी हुई है। फिर उसको जब बड़े हुए और समझ आई तो उसको सुधारा भी गया। लेकिन अभी भी उसमें कुछ शेर ऐसे हैं, आप उनको सुधार नहीं सकते, बस उनके भाव तो पढ़ वैसे सकते ही हैं। अच्छे लगते हैं। तो वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। जी। तो बिल्कुल वहां वहां से ये शुरुआत हुई। और जैसे कि गजल, गीत सुनना लोगों को अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है, मुझे गजल सुनना बहुत अच्छा लगता था। पंकज उधास को सुनना, जगजीत सिंह को सुनना, तो ये मेरे को बहुत पसंद था। ऊपर से मेरे जो फादर हैं वो रिटायर्ड हुए हैं प्रिंसिपल से, तो उनका जैसे मेरा विषय रहा हिंदी संस्कृत, से मैंने एमए किया और फिर पीएचडी मेरी गजल पर रही। तो माहौल एक ऐसा होता था, उनको भी बहुत पसंद था कवि सम्मेलन सुनना। हमारे परिवार में और कोई नहीं सुनता था। शुरुआत में तो सम्मेलन कम आया करते थे, दूरदर्शन पर आते थे। और तो मैं और मेरे पापा बैठ के वो कवि सम्मेलन सुना करते थे, उनमें बहुत सारे कवियों को सुना। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि तब तक ये मेरे फादर इन लॉ भी नहीं थे, मुझे डॉक्टर कुंवर बेचन को सुनना बहुत अच्छा लगता था। मतलब उनका बोलना, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो आने वाले टाइम में मेरे फादर इन लॉ होंगे। तो मेरे पापा हमेशा उनको सुनते थे और ये कहते थे बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत। जैसे किसी को होता है कि वो हास्य सुनना पसंद करते हैं, लेकिन वो गीत, गजल, नवगीत पढ़ते थे, तो उनका अंदाज अलग था, वो अच्छा लगता था। मैं शुरू से ये तो कहती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, लाइक साइंस लेना है। तो वो तो मेरी फैमिली में थोड़ा ऐसे होता है ना कि एक जो टीचर होते हैं कि परिवार में उनको ट्यूशन नहीं लगाने दिए जाते। उस वक्त की बात मैं बोलती हूँ कि अरे वो तो टीचर हैं, लेक्चरर हैं, उनके बच्चों के भी ट्यूशन लगे हैं, घर में ही पढ़ाएं। तो मेरे फादर क्योंकि लिटरेचर से थे, वो साइंस मुझे नहीं दिलवा सकते थे क्योंकि वो साइंस नहीं पढ़ा सकते थे। तो इसलिए मुझे लिटरेचर दिलवाया गया, भले ही मेरी इच्छा साइंस की रही हो। आजकल हम पुश नहीं कर सकते बच्चों को, लेकिन उस टाइम ये बोल दिया जाता था किया जाता था। आपको ट्यूशन नहीं लगवाए जाएंगे, हम पढ़ाएंगे, और हम साइंस पढ़ा नहीं सकते। उनकी तो इसलिए आप, इज्जत की बात आ जाती थी कि हमारे बच्चे को कोई और आकर पढ़ाए तो हमारे हाँ रेपुटेशन पे सवाल खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात थी। तो इसलिए साइंस भूल जाइए, तो आप डॉक्टर नहीं हो सकते। साइंस नहीं तो अब क्या, साइकोलॉजी मेरे थी मेरे पास बीए में। तो मैंने वो अच्छे मार्क्स भी लिए, लेकिन उसमें जब आपके पास ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी होती है तो आपको सब्जेक्ट और वो सारे टेस्ट करने होते हैं। तो कभी मम्मी को, कभी सिस्टर को, कभी ब्रदर को, कभी फादर को पकड़ के टेस्ट किए जाते थे, क्योंकि टेस्ट होते हैं ग्रेजुएशन में तो काफी होता है साइकोलॉजी में। अब उनको ये लगने लगा ये साइकेट्रिक बनने वाली है, ये तो हम पर टेस्ट कर रही है, तो आगे जाके क्या हाल होगा। आगे इसमें भी आपको नहीं जाना है, इस लाइन में भी साइकोलॉजी से, क्योंकि उसमें पीएचडी करनी थी, तो डॉक्टर तो आ ही जाता। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम टेस्ट टेस्ट तो करने ही है। जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तो फिर आप साइकेट्री कैसे बनोगे। ग्रेजुएशन किसी तरह साइकोलॉजी से हो गया, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया कि उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर उसमें पीएचडी हो। अब ऑप्शन कुछ नहीं बचा, अब डॉक्टर बनने का ऑप्शन क्या ऐसा बचा, हो गया। लिटरेचर में जाए आप। ओके अगर ओके। आपको साइंस से आप साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से आप लिटरेचर पे आ गए। तो पापा हमेशा मेरे ये कहा करते थे कि क्यों डॉक्टर क्या साइंस ही बन सकते हैं, साइकेट्री की बन सकते हैं, डॉक्टर तो लिटरेचर के भी होते हैं। तो वहां से अब शुरुआत हुई, अब डॉक्टर बनना है तो क्या करना है। क्योंकि गजल सुनने का शौक था, गजल अच्छी लगती थी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को भी सुना, बाकी और पोएट्स को भी। जैसे मेरा जो विषय रहा है गजल का, साठोत्तरी हिंदी गजल में विद्रोह के स्वर, ये विद्रोह के स्वर रहा है। और उसमें दुष्यंत कुमार जी को मैंने बहुत पढ़ा है, क्योंकि शुरुआत ही हिंदी गजल की उनसे हुई है। और इसको पढ़ने का अवसर भी ऐसा मिला कि जो मेरे फादर हैं, उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी थी घर में ही, काफी सब बहुत बुक्स होती थी। अच्छा। सबसे पहली पुस्तक जो मैंने पढ़ी दुष्यंत कुमार जी की गजल की पढ़ी, साय में धूप, उनकी एक ही पुस्तक आई है। तो वो पढ़ के भी लगा कि नहीं, गजल तो बहुत अच्छी चीज होती है, सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अब पीएचडी करनी है, डॉक्टर बनना है तो गजल में करना है। गजल में तो गाना। वहां से वो शुरुआत,
हुई है, वो बचपन का सपना कि डॉक्टर बनना है, वो गजल पर आकर हुआ। और जैसे ही डॉक्टर कुंवर बेचैन जी से मिले, उनसे अपनी इच्छा रखी कि मुझे ऐसे ऐसे पीएचडी करनी है, तो उन्होंने पूछा कि आप संस्कृत में भी कर सकते हो, हम्म। क्योंकि संस्कृत से भी आप है। मैं नहीं, मुझे संस्कृत में नहीं, हिंदी में करनी है। हम्म। हिंदी में करनी तो गद्य में करनी है कि पद्य में करनी है? पद्य में करनी है तो पद्य में करनी तो किस पे करनी है? गजल पे। क्या, क्यों, कैसे? जैसे कि आपने अभी सवाल किया कि मैं आपको सुनती आ रही हूँ, हम्म। आपकी गजलें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जगजीत सिंह जी को बहुत सुनती हूँ, वो अच्छी लगती हैं, पंकज दास जी को सुनती हूँ, मुझे गजल पे काम करना है। तो फिर ऐसे गजल विधा पर काम शुरू किया, और इस तरह से पीएचडी कंप्लीट हुई। अच्छा, और इसी फिर दौरान लिखने, तो उन्होंने सोच लिया कि भाई इस बच्ची को हमें अपने घर लेकर आना है, शादी करनी है, जैसे आप। हाँ उस टाइम भी, जी जी बिल्कुल, उसी वक्त से ये रहता था कि हाँ मेरे मतलब उस सीधे सीधे बात हो जाती थी, हम्म। मेरे भी बेटे हैं और मैं चाहता हूँ तुम्हारे जैसी उनकी मतलब हम्म। मेरे घर में तुम्हारे जैसी बहू आनी चाहिए। हम्म। तो मेरे फादर इन लॉ के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे वहाँ, क्योंकि जो एमएमएच कॉलेज है गाजियाबाद में, हम्म। मैं वहाँ पर फिर लेक्चरर हुई, और मेरे फादर इन लॉ भी वहीं पर थे। तो काफी साल मैं उनके साथ मतलब एक ही डिपार्टमेंट में रहे, और सपना ये था ही कि ये मेरे घर की बहू बने। और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब पता नहीं था एक दिन ऐसा होगा, पर हम्म। जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ऐसी थी, लाइक मित्रता वाला रिश्ता उनके साथ हमेशा रहा। कभी ऐसे लगे ही नहीं फादर इन लॉ जैसे होते हैं ना, क्योंकि हम पहले वहाँ एक ही डिपार्टमेंट एक होता है, चाय समोसे आ रहे हैं बैठ के, वही ऐसे ही चलता है ना ऑफिस में, तो हम्म। खा रहे हैं, फिर क्लासेस ले रहे हैं, तो एक माहौल अलग था। फिर उनके अंडर में पीएचडी शुरू की मैंने। तो वो सारी चीजें फिर, क्योंकि वो बहुत बिजी थे, मतलब उनका तो मंच का इतना ही रहता था, और ऊपर से उनकी अपनी अपनी पुस्तकें इतनी लिखना, भूमिका, बहुत बिजी रहते थे। जी, तो फिर समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कहा आप परेशान मत होइए। तो जो मेरे जेडी शर्मा जी, जो मेरे वो थे लेक्चरर, जिनके अंडर में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, मैंने उनको बोला कि मेरे फादर इन लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप मेरी पीएचडी कंप्लीट कराएं। तो फिर उनके थ्रू मैंने, क्योंकि उनके पास वैसे भी इतने स्टूडेंट होते थे, और कभी आप ये बिलीव तो करेंगे ही कि जैसे फैमिली में होते हैं ना कि हाँ हो जाएगी, परिवार के सदस्यों का थोड़ा सा, हम भी सोचते हैं कि हाँ पापा बिजी हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, भूमिका लिखनी है, ये सारे काम है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, और हम भी कहते हैं आप इनका काम पहले कर दीजिए। तो बस ये थोड़ा सा समझने की बात होती है कि आप किस तरह से एक दूसरे को समझते हैं। पुट करते हुए अ, बिल्कुल। जी जी, तो पापा जी ने मुझे बहुत सारी किताबें दी थी। मुझे मुझे नहीं याद कि मैंने 300, 350, 400 किताबें पढ़ी होंगी, क्योंकि मेरे फादर इन लोग के पास तो बहुत स्टॉक है किताबों का, मैंने बहुत पढ़ा। वो पढ़ते पढ़ते, क्योंकि गजल ही पढ़नी है, सबकी गजलों की किताबें पढ़नी है, पढ़ते 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 कुछ तो परिपक्वता आ जाती है। और एक मेरे फादर इन लोग की किताब है व्याकरण, गजल का व्याकरण उन्होंने लिखी अच्छा। है। अच्छा। तो उसके 4-5 संस्करण आ चुके हैं, पांचवा तो शायद हमने फादर इन लोग की जब डेथ हो गई उनके बाद हमने उनका संस्करण, आखिरी संस्करण निकाला था, उसका पांचवा है। तो उससे सीखने को मिला। तो और जब पापा जी थे उस टाइम, वो कोरोना में ही गए हैं, अच्छा। अच्छा। तो जो उनका व्याकरण, जो एक मतलब शुरू में तो ये होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया टीनेज में तो हम ऐसे ही हम लिखते, लेकिन एक तो पढ़ते भावना पढ़ते, कहते हैं, मतलब अंदर से जो हमारी भावना निकलती है हम वही लिख देते हैं, और जी तुकबंदी जी, कर देते हैं, और हमें लगता है गजल तैयार हो गई, लेकिन गजल बिल्कुल बिल्कुल। की एक व्याकरण होती है। जो हाँ जानने जी, हाँ वाले होते हैं वो समझ जाते हैं कि लघु किस हाँ, तरह से इसे इक्वल किया गया है या नहीं किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे बहुत सीखने को मिला। और अभी चल ही रहा था गजल पर, तो काम किया, सीखने की उम्र तो कभी खत्म नहीं होती। और ये चीज तो ऐसी है कि आप इसमें एक्सप्लोर करते जाएं, जितना लिख सकते हैं उतना लिखें। जी जी बिल्कुल। तो तो ये मेरी बहुत, हाइकू हाइकू कैसे आया, मतलब हाइकू और गजल दोनों एक जैसी ही चीज है? हाँ चलिए, मैं अब हाइकू की बात इसलिए करती हूँ कि मुझे एक वाकया याद आता है कि जो मेरे हस्बैंड है बहुत शाही भी है बहुत। तो क्या है कि जब इतने बड़े गीतकार गजलकार के बेटे हैं परिवार में, तो ब्लड में भी आती हैं चीजें। वो भी लिखा करते थे, और वो जो भी लिखते थे, मतलब पापा जी जो उनके फादर थे, वो तो उसको अप्रिशिएट करते ही करते थे, लेकिन क्या होता था कि वो वैसे उसको हाइड भी रखते थे, क्योंकि शाही हैं, कहीं सुनाएंगे नहीं। और वो बहुत तारीफ करते थे उनके फादर जो है कि आप बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं ना ब्लड में आया है, उन्होंने सीखा तो कुछ नहीं था। हाँ, जैसे विरासत में मिला मतलब। विरासत में मिला कि फादर इन लोग के पास स्टूडेंट्स आते थे, डॉक्टर कुमार विश्वास जो हम्म। हो गए, वो उनके स्टूडेंट थे, और भी बहुत सारे स्टूडेंट उनके रहे हैं।
सो उनको कभी ऐसे तो नहीं कि बैठ के क्लास में उन्होंने सीखा हो, लेकिन हाँ वो उनके ब्लड में आया, और वो पापा ने उनकी तारीफ की कि बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। लेकिन वही कोई रचना उन्होंने जैसे सब बैठे हैं और सुना दी कहीं, तो उनके उन्होंने कहीं सुन लिया कि उन्होंने कहा अरे ये कहाँ सुना सकते हैं, इनके फादर ने लिख दी होगी। तो ओ। उनके, और वो बच्चे थे, उनके मन में वो चीज छप बैठ गई गई। कि हाँ। हाँ मैं कुछ भी लिखूंगा हाँ, तो तो वो लोग ये कहा जाएगा कि हाँ। और जबकि वो जो उनकी पहली रचनाएं हैं, जब हाँ। मुझे सुनाते हैं, मेरे फादर इन लॉ ने भी कहा कि उनकी फर्स्ट पोएम सुनो, और जो वो लिखते थे तो हम्म। आप उनको सुनाएं। हम्म। तो मुझे भी ताज्जुब होता है कि आप ऐसे कैसे लिख लेते थे, वास्तव में बहुत अच्छा लिखते थे। ऐसे ही मेरे फादर इन लॉ को भी ऐसे चैलेंज माहौल होते थे मिला कि ना, जब, उस तरह का माहौल मिला कि वो सुनते रहे। तो कभी कभी ये चीजें ऐसी होती हैं, हाँ आप सुनते सुनते सीख जाते हैं। बिल्कुल। और मेरे फादर इन लोग को भी जब शुरू में उन्होंने कोई रचना लिखी और उन्होंने वहां पढ़ी हो स्कूल में, तो उनके टीचर ने कहा नहीं ये तुम लिख ही नहीं सकते हो। हम्म। उनका भी एक बड़ा अच्छा वाक्य है कि वो तुम नहीं लिख सकते हो, नहीं अगर नहीं मैंने ही लिखी है, मैंने लिखी है, बच्चे होते हैं ना रोना शुरू कर देते हैं, नहीं हम्म। सर मैंने ही लिखी है, नहीं लिखी है तो इस पे लिख के लाओ। उन्होंने कोई टॉपिक दिया कि इस पे लिख के लाओ, पर वो एकदम नहीं लिखी जा रही है, फिर हम्म। भी करते करते उन्होंने लिखी। तो हम्म। वो एक उस तरह की चीज मैंने प्रगीत को सुना। हम्म। प्रगीत नाम है मेरे हस्बैंड का। तो उनको ये लगा कि यार ये मेरे को क्या बोल रहे हैं, कि ये तो हाँ, फादर ने मतलब वो लिखा ट्रस्ट होगा। ही नहीं कर रहे हैं मुझ पर। हाँ। हाँ तो वो चीज उन्होंने छिपानी शुरू कर दी। अब लिखने का, अब आपके अंदर अगर जुनून है तो आप लिखेंगे जरूर, ये तो भले ही लिख उसको आप दिखाएंगे। पब्लिक के सामने न लाएं। तो हम्म। वो लिख लिख के डायरी में रखते रहते थे। हम्म। अब जब मैं उनसे मिली हूँ, वो डायरी मेरे हाथ लग गई, मैंने कहा इतनी अच्छी गजलें आपने लिखी हुई हैं, हम्म। इतना सब कुछ लिखते हो, सब कुछ लिखते थे। हम्म। तो उन्होंने मुझे ये वाक्य बोला कि ऐसे ऐसे नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं निकालता हूँ बाहर कि मुझे ऐसा बोला गया था, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई, मैं कुछ भी लिखूं और मेरे फादर, प्राउड होता है कि मेरे फादर पोएट हैं और इतने बड़े पोएट हैं, बट ये नहीं कि जो मैंने लिखा है वो कहे कि उनसे लिखवा के ले आए। हार्ट वो ब्रेकिंग। चीज मेरे, हाँ मेरे दिमाग में एकदम वो चीज आ गई। हाँ हाँ। अगर मैंने गजल लिखी या हम्म। मैंने कुछ भी लिखा तो इस गजल वगैरह लिखी तो मेरे को भी ये कहेंगे ओ इनके फादर इन लॉ ने लिख दी होगी। तो हम्म। मैंने क्या लिखा जाए, कोई ऐसी चीज लिखी जाए और अलग ही किताब निकाली जाए। मतलब जो रहता है ना कि आपकी जो पीएचडी आपने की है उसकी एक थीसिस होती है, उसकी उसकी पहली पुस्तक आई थी मेरी, हाँ। हिंदी साठोत्तर हिंदी गजल में विद्रोह के स्वर, जैसे कि मैंने बताया। जी मैं जी। आपको दिखा भी देती हूँ, साथ में मेरे ख्याल से जो दर्शक जुड़े होंगे वो भी हाँ देख जी, हाँ पाएंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये सबसे चैलेंज पहली की पुस्तक बात हो थी। जाती है कि परिवार में अगर कोई एक प्रसिद्ध हो जाए और वही काम जी अगर कोई दूसरा करे, तो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है उनसे हाँ कि ये बात भी आपने पहचान सही कही। पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। जी जी बिल्कुल। वो पुस्तक मैं रखना शायद भूल गई हूँ, नहीं ये रही, मिल गई। साठोत्तर हिंदी गजल में विद्रोह के समय मेरी फर्स्ट ये पुस्तक थी, जी। जो थीसिस के ऊपर थी। तो हम्म। इसमें तो काफी उसको लिखा गया। मैंने सोचा अब गजल पे नहीं लिखेंगे, जो प्रगीत वाली बात दिमाग में रही, हम्म। क्यों ना हाइकू लिखे जाए। अच्छा। तो और पुस्तक जो है हाइकू पे, ये पहली मेरी पुस्तक है तारों की चुनर। हाँ, की चुनर, ये क्या बात है, जी बहुत सुंदर, ये बहुत खूबसूरत। जी। जी जी जी। जो पेंटिंग भी मेरी ही बनाई हुई है क्योंकि मैं क्या बात है। आर्टिस्ट भी हूँ। सो वाह। मैंने सोचा कि अब अगर मैं हाइकू लिखूंगी तो हम्म। मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि ओ, इनके फादर इन लॉ ने लिखे होंगे, वो तो गजलकार गीतकार हैं, अच्छा, वो मुझे हाइकूकार बनना है। टचवुड तो उन्होंने मैं नहीं हाइकू, हुआ था हाइकू को। हाँ तब तक उनकी मतलब वो हाइकू के क्लासेस देते थे, जापान गए, यहाँ गए, लेकिन उनकी पुस्तक नहीं आई थी तब तक कोई भी। तो कोई ये नहीं कहेगा कि वो उन्होंने लिखा होगा या कुछ किया होगा। रिसर्च किया उन्होंने भी, मुझे गाइड किया और लिखना शुरू किया। तारों की चुनर ये पुस्तक बन गई। इसमें क्या होता है कि तीन लाइनें होती हैं, जैसे कि आपने हाइकू के बारे में पूछा कि उसमें होता है पांच, सात और पांच वर्ण हमारे होते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे हवा जो आई, हवा जो आई, तो दो दो और पांच हो गए, चार पांच हो गए। परदेसी लौटा संदेशा लाई। अब भाव की बात करें तो हाइकू कुछ लोगों का क्या होता है कि पांच सात पांच लिख दिया एक, या एक कोई सेंटेंस है उसको तीन लाइनों में काट दिया और बोल दिया हाइकू हो गया। ऐसा नहीं होता। एक तो थोड़ा इसमें रिद्म भी होना चाहिए, जैसे मैंने कहा हवा जो आई, और फिर लास्ट में मैंने संदेशा लाई। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, हवा जो आई परदेसी लौटा संदेशा लाई। तो आप इसको जोड़ सकते हैं कि इसमें कोई ऐसे ही उठा के कोई सेंटेंस को काट के नहीं रख दिया गया है, सीधा सीधा अलग से बात कही गई है। और ऐसे ही देखे, छूटा जो देश देख विदेशी रंग बदले ढंग। तो इस तरह से ये पांच सात पांच इसमें शब्द वर्णों के हिसाब से लिखा जाता और एक है परदेश। बड़ा बड़ा मीनिंग होता है इसका, लेकिन छोटी सी मीनिंग होना लाइन बहुत में। जरूरी है, मतलब ये कहता है ना गागर में सागर।
जैसे गागल। होते हैं, हमारे दोहे भी होते हैं, हमारे मुक्तक होते हैं, इस तरह से छोटे है परदेश याद आया बहुत अपना देश। तो अब बिल्कुल। आप देखिए परदेश, अब इसमें पूरी देश स्टोरी आप अपना देश, बना हाँ सकते हैं हाँ, कि बिल्कुल। प्रदेश में बहुत याद आ रहा है अपना देश। अपना तो देश। ये नहीं कि आप ये उसी बहुत चीज को सारी काट के। चीजें हो जाती हैं कि आपको क्या क्या याद आ रहा है, तो अगर मतलब एक तरह से ये कहा जाए तो ये एक सारांश भरा टॉपिक कह सकते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कुछ लोगों का ये रहता है कि एक सेंटेंस को काटा और बना दिया। मैं आपको एक दूसरी पुस्तक का, ये मेरी दूसरी फिर धूप के खरगोश, के खर ये क्या बात है। जी ये अच्छा, ये हाइकू पे। कैसे आपको सूझा कि धूप के खरगोश इसका टाइटल देना है? ये भी एक्चुअली बड़ा अच्छा कभी है। कभी ना कुछ सरस्वती की कृपा हो जाती। अनुकंपा रहती है कुछ। ऐसा हुआ कि मैंने एक हाइकू लिखा था। हम्म। तो जैसे धूप के खरगोश, इससे पहले कभी किसी ने इसको यूज नहीं किया कि जो धूप है वो हाँ। खरगोश के जैसे दिखती है। तो अच्छा। ऐसे ही मैं ऐसे बैठे सर्दियों में, मतलब, तो ऐसा होता है ना, कभी आप ऐसे महसूस कीजिए कि आप बैठे हुए हो हाँ। और एकदम बहुत तेज धूप नहीं है, तो हल्का सा धूप आई, हम्म। यहाँ आई थोड़ी सी और फिर चली गई, फिर आई, तो मैंने वो बैठे बैठे ऐसे महसूस किया जैसे ये खरगोश है, गोश आ की रहा है तरफ जा चल रहा है, रही है आ ये। रहा है जा रहा है। हाँ तो हाँ। मतलब कभी कभी ये मैं वो कहती हूँ कि कभी कभी सरस्वती मेहरबान हो जाती है। तो ये धूप के खरगोश पहला एक उदाहरण ऐसा था जो हम्म। मैंने बैठे बैठे, ऐसी बच्ची मेरी छोटे छोटी थी जब, ऐसे बोलते थे मम्मा क्या लिख रहे हो, हाइकू कितने लिख लिए, इतने लिखने हैं। मतलब प्रेरणा भी आपको कैसे मिलती है, आप ये देखिए। हम्म। हस्बैंड भी पूछते रहते थे कितने लिखे, मैंने कहा आज मैंने ये सोचा है, अरे ये तो आज तक किसी ने कहा भी नहीं कि धूप जो है खरगोश की तरह फुदकती होगी। तो ये बड़ा अच्छा है। ये तो वही है, मैंने उसका कभी पूरा एक, जहाँ न जाए रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि, कभी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी भावना जो आपने देखा और इसे जी बता, ये रियली बहुत ही अनोखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे एक्सपीरियंस होने चाहिए। कवियों के जी माध्यम बिल्कुल। से हमें इस तरह के अनुभव सुनने को मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो जब धूप के खरगोश बात आई तो फिर मैंने उसको हाइकू पूरा किया, और फिर मैंने बच्चे और सब मिलके सबने बोला कि ये अलग प्रयोग है तो आप इसको ही लिखिए, धूप हम्म। के खरगोश, इसका ही टाइटल देते हैं किताब का, धूप हम्म। के खरगोश, तो इसलिए इसका टाइटल पड़ा। हम्म। और इसमें से मुझे ना थोड़ा एक चीज बहुत अच्छी लगती है, अगर आप कहें तो मैं आपको फटाफट बिल्कुल इसकी एक स्वागत है। स्टोरी है मैं सुना देती हूँ धूप के खरगोश की। हम्म। कि एक बीज कैसे पैदा होता है, बीज से अंकुर फूटता है, और वो उसकी एक जर्नी कहाँ तक जाती है। थोड़ा मैं फास्ट में, जिससे कि टाइम भी हम वो पूरा ले सकें, जल्दी जल्दी आपको सुनाती हूँ। उसके 6-7 हाइकू हैं, लेकिन एक स्टोरी उससे बनती है। जी। कि अकेला बीज धरती से मिलके फूटा खिलके, बढ़ने लगा बनकर वो पौधा खिलने लगा, जैसे ही चढ़ा यौवन दहलीज आंख में गड़ा। अब ये इसका मतलब सिर्फ आप बीज से ही मत लीजिए, एक बहुत छोटा बड़ा बच्चा होता है किस जी। तरह यौवन तक जाता है, हाँ तो जी। उस तरह से आप उसको सोचते जाइएगा। हाँ और दोनों चीज जी, मैं इधर बिल्कुल जाती समझ है। रही हूँ, मैं पहुंच रही हूँ जहाँ आप मुझे पहुंचाना चाहते हैं। जी जी जी। अ, अच्छा, जैसे ही चढ़ा यौवन दहलीज आंख में गड़ा, निर्मम हाथ काटने चल पड़े आरी ले साथ, हम्म। सहता रहा मत काटो मुझको कहता रहा, नहीं पसीजे बेरहम मानव किया तांडव, न रुके हाथ यूं ही करते गए घात पे घात, हरा वो पेड़ पल भर में बना घास का ढेर, दूर जा गिरा पंछियों का घरौंदा छितरा पड़ा, और सुन न सका पंछियों का क्रंदन पाहन मन, बिसरी रहा ठंडी पवन अब कोई न चाहा, छाया उदास भटके यहाँ वहां पेड़ न साथ, और मुंह फुलाए घूमता घर घर दुखी बादल, बारिश भी कहाँ आएगी अब, और इस भी कहा और है। जी, खोजता फिरे रुआसा सा पति है मित्र कहाँ। तो आप ये देखिए, जैसे कहते हैं ना कि हाँ हाइकू छोटी विधा है लेकिन एक पूरी जर्नी। ये कहानी लिख दी ना अपने हाइकू में, मतलब छोटे छोटे शब्दों के अंदर आप एक जी, पूरी कहानी बना सकते हैं इससे, कि एक बीज पूरी कहानी बना सकते हैं। जमीन के अंदर गया है, बड़ा हुआ है और वो अपनी कहानी कह रहा है। तो ये एक पेड़ की हाँ। आत्मकथा है जिसे काटा पता गया। नहीं मुझे कैसे सोचा है, अलग 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 हाइकू लिखते लिखते मन में आया ऐसे कि ये इस तरह से हुआ, वो एक स्टोरी सी बनती चली गई। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस किस लेवल तक जाते हो। तो ये आप मेरी कह सकते हैं। बहुत प्रिय विधा रही हाइकू, फिर मेरी तारों की चूनर, और ये धूप के खरगोश, मेरी दोनों। और फिर मैंने जापानी ही रचनाओं को आगे बढ़ती गई। वो जी आगे आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब देती जी जाऊंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे अब अपना अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने अन्य विधाएं जैसे ताका, जी सेवका
और चोका और हाइगा पर भी हम्म। काफी काम किया है। तो उसके बारे में जी। कुछ आप हमें बताएं। ये जी। विधान मैं काफी दिनों बाद सुन रही हूँ, मतलब जैसे कहीं कहीं सुन लिया होगा, लेकिन अब मैं आपके द्वारा इसे विस्तार से सुनूंगी कि ये एग्जैक्टली है क्या। जी। जी। हाइका के बारे में मैं पहले आ जाती हूँ, क्योंकि हाइकू जो होता है, हम्म। हाइकू मैंने अभी आपको जैसे बताया, और हाइगा चित्र के साथ होता है। मेरी अच्छा। ये पुस्तक अभी हाइगा वाली प्रेस में है। हाँ। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी हम ये यादों का गांव मेरी ताका की पुस्तक है, हम्म। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं हाइगा को क्लियर कर देती हूँ। हम्म। और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हम्म। हिरन है, ये चिड़िया है, तो हम्म। जो भी आपका चित्र है, हम्म। इसके बारे में आपको लिखना है हाइकू, तो वो होता है हाइगा। ओके। चित्र प्लस हाई, वही होना चाहिए जो चित्र में है। वो हाँ। आप लिखेंगे, वो हाइगा होता है। ये चित्र मेरे बनाए हुए हैं, अब इस पर आ जाते हैं। जी जी। इस पूरी तो पुस्तक हाइगा में। कहा जाए कि बच्चों के लिए हम हाइगा ही बनाते हैं। हम लिखते हाँ। हैं कि चलिए इंग्लिश नहीं, हम हिंदी की बात करते हैं कि कोई भी कविता ले लें हम बच्चों की, हिंदी वाली कविता, तो उसमें चित्र बना हुआ होता है और उसमें चार पंक्तियां लिखी होती हैं बच्चों के लिए। तो वो हाँ जी, लेकिन होता है। नहीं, हाइगा तब होगा अगर आपने उस पे हाइकू लिखा होगा। अच्छा। हाँ, हाइकू कंपलसरी है, हाइकू होना जरूरी है, और वो हाइकू चित्र के अनुसार होना चाहिए। मान लिया, अब जैसे मैंने अभी हम दोनों थे दो भाई, रसगुल्ले पे हाँ। हुई लड़ाई। अब वहां पे चित्र भी बना हुआ है, दो भाई हैं लड़ रहे हैं, रसगुल्ला रखा है साइड में। तो हाँ, अगर वो, हाँ, हाँ, तो ये हाइकू मतलब है, ये पोयम, इसे पोयम कहा जाएगा, इसे हाइकू नहीं इसे कहा। पोयम कहा जाएगा। हाइकू के लिए तो 5 7 5 वर्ण होना अच्छा बहुत अच्छा, हाँ जरूरी वो है बहुत जरूरी है, सही है बात। ना? जैसे कि हमने अभी, मैं आपको एक उदाहरण इसमें दे देती हूँ, हम्म। कि जैसे ये तारों की चूनर है, ये हम्म। पुस्तक है, जैसे तारों की चूनर, ये भी चित्र के हिसाब से है। हम्म। तो जैसे ये है, इस पे अगर मैं कोई इजी सी ले लेती हूँ, जो थोड़ा दर्शक भी देख रहे हो तो उनको अब भी मुझे ये आसानी हो बताएं जाए। कि चित्र पहले बनाए देख, जाते हैं या लिखा पहले जाता है। हाँ, चित्र पहले बनाया जाता है। अच्छा। ये वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये हाँ। आपके ऊपर है, लेकिन मैं पहले हाइकू लिखती हूँ और उसके हिसाब से चित्र बनाती हूँ। चित्र बनाते हैं। अगर कोई चित्र है, उस हाँ। पर आप हाइकू लिख दें तो भी हाइगा हो जाएगा। अब जैसे ये है, ये माँ का चित्र बना हुआ है इसमें, तो हम्म। इस पर माँ सदैव ही करती रही त्याग, थकी ही नहीं। तो ये हाइकू अलग है, चित्र अलग है। आप ये चित्र उठाए, यहाँ बड़ा हम्म। चित्र बनाए, और इस हाइकू को चित्र के ऊपर लिखें। हम्म। चित्र के ऊपर हाइकू होना चाहिए, तो वो हाइगा कहलाएगा। ओ। ये हाइगा नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये तो हाइकू और चित्र के साथ है। हम्म। ये चित्र के ऊपर आप हाइकू लिखें बड़ा करके, तो वो हाइगा माना जाएगा। बट हम्म। जो चित्र में दिख रहा है वही हाइकू होना चाहिए, जिस हाँ। तरह से ये हो, ये तो हाइगा हो ये जाता है। कॉम्बिनेशन है दोनों का, चित्र जी। का और जी। आपकी तुकबंदी हाइकू। का, हाइकू का, मतलब नाप हाइकू का। नाप तौल के शब्द भी डालें और चित्र भी बिल्कुल। सधा हुआ होना चाहिए कि जो आपके वो उन शब्दों के साथ मैच खाता हो। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। अब समझ। आते हैं हम ताका पे। जैसे आपने पूछा यादों का गांव, जैसे मैंने ये हाँ। कहा, ये मेरी पुस्तक है। हाँ। तो इसमें होता है 5 7 5 और 7 7 जो वर्ण होते हैं हमारे। जो ये वर्ण होते हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। नीम के पेड़, हम्म। इसमें 5 5 आ गए। बहुत शर्माए, हम्म। 7 आ गए, बहुत और शर्माए में। नटखट सी, 5 आ गए वर्ण। निम्बोलिया उनको, हम्म। इसमें 7 आ गए। खूब गुदगुदाए। जी जी। तो ये 5 7 5 वर्ण आपके चलते जाएंगे, तो ये आपका ताका। ये सारी जापानी कविताएं हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन पहले जापानी कविताएं काफी पॉपुलर थी। लेकिन जी, तो इसमें जैसे कि 5 7 5 वर्ण होते हैं। सह ना पाया ये कोमल शरीर, लू के थपेड़े लगते तन पे जूं, आग लिपटे कोड़े। हम्म। तो इसमें रिदम भी वैसे ही बनता जाएगा। हम्म। और जैसे कि है, मुश्किल बड़ा जीवन का सफर, मिलता नहीं निभाए जो साथ, ये कांटों भरी डगर। हम्म। तो इसमें आपका जीवन का सफर और कांटों भरी डगर, आर आर बीच में आया है, तो ये इसमें रिदम आता है। तो इस तरह से 5 7 5 और 7 7 पे इसको खत्म करते हैं, तो ये ताका होता है। हम्म। तो अलग विधाएं, जो भी जापानी विधाएं हैं, जैसे जापान में तो ये जापानी विधाएं वैसे तो पॉपुलर है काफी, लेकिन हिंदी में इनके प्रयोग नहीं हुए थे। अच्छा। और जैसे कि हाइकू में भी आप विश्वास, मतलब मुझे नहीं पता था इस चीज का। हम्म। तारों की चुनर मेरी पहली पुस्तक आई, फिर धूप का खरगोश, बहुत सारे हाइकू लिखे तो दूसरी पुस्तक आ गई। हम्म। और भी मैंने काम किया, तो मुझे किसी ने बताया और उसके लिए सम्मानित भी किया कि प्रथम प्रवासी हाइकूकार। मुझे नहीं मालूम था कि जो प्रवासी साहित्यकार हैं उनमें से किसी ने भी आज तक
हाइकू पर पुस्तक प्रकाशित हुई हो किसी की। हम्म। तो मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइज बात थी ये कि मैंने देखा है सिंगापुर में हाइकू जी बोलते हैं, लेकिन अभी तक पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। आप सही कह रही हैं। जी जी। जी। तो मुझे बहुत बहुत लोगों ने फोन किया और बताया, क्योंकि इस पुस्तक को तो 2000 कब, बहुत पहले प्रकाशित हुई थी ये। मैं देखती हूँ अगर इसका मुझे पता चलता, 2007 में ओके। ये प्रकाशित हुई है। तब किसी की भी पुस्तक हम्म। प्रकाशित नहीं हुई थी प्रवासी हाइकूकार की। हम्म। तो फिर इसी पर मुझे मतलब बड़ा अवार्ड भी दिया गया, प्रवासी, प्रथम प्रवासी हाइकूकार। क्या? जैसे आप कुछ आप काम करते हो और आपको पता नहीं होता आप क्या कर रहे हो, और दूसरे लोग उसको बताते हैं कि नाइस ये करते कुछ हैं। अलग काम हुआ है। तो फिर वैसे भी मेरी प्रिय विधा रही है हम्म। गजल और हाइकू। हम्म। फिर मुझे लगा और जो भी इसमें जापानी कविताएं जो भी हैं उनको भी रिसर्च किया जाए, और काफी लोगों को भी जोड़ा। 11 पुस्तकें तो सह संपादित की हैं। जैसे कि हम जैसे हाइकू पे पहली पुस्तक आई, लोगों ने कहा आप हाइकू लिखते हैं, हमें भी सिखाइए। तो हम्म। वो एक सिखाने का भी अवसर मिला, और लोगों को क्यूरियोसिटी रही कि क्या है, कैसे है, हम भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोगों को सिखाया और उनको जोड़ के पुस्तक संपादित की। तो ऐसे 11 पुस्तकें सह संपादित भी हैं इन्हीं जापानी कविताओं को लेकर। और फिर वही प्रगीत वाली जापानी बात मेरे माइंड कविताओं में। को आपने ट्रांसलेट किया क्या हिंदी में? नहीं, जापानी रचनाओं को नहीं, वो मेरी सब अपनी अपने हाइकू मैंने हिंदी में लिखे हैं। हम्म। और ट्रांसलेट मैंने बाकी चीजों को किया, लेकिन हाइकू मेरे, हाइकू, ताका, चोका, सेदोका, ये सारी जापानी रचनाएं हैं। तो इनको मैंने हिंदी में लिखा है, हिंदी में, जिससे कि हिंदी में भी पुस्तकें आए, लोग जाने। जब अभी इन पुस्तकों का एक एक पुस्तक है यादों का गांव, इसका विमोचन भारत में मैं आई हुई थी छुट्टियों में, इसका वहां हुआ। तो इस पे काफी चर्चा हुई अच्छा। कि हाइकू के बारे में सुना था कभी, उन्होंने लिखा नहीं, जाना नहीं, और ताका तो कभी सुना ही नहीं, हम्म। ताका क्या होता है। तो हम्म। काफी लोगों ने, मतलब जब इसका विमोचन हो रहा था, काफी चर्चा इस पे हुई पुस्तक पे। इसमें चित्र भी मैंने अपने बनाए, चित्र ही लिए हैं। तो काफी अच्छा रहा, मतलब अभी भी देखते हैं इस पे सब लोगों के साइन, वहां से हिंदुस्तान में लोग जो भी जुड़े थे सब जी। ने किया, काफी अच्छी चर्चा इस पे हुई। हम्म। और उन्होंने ये कहा कि हाँ, अब हम हाइकू भी लिखेंगे, और अब ताका के बारे में भी पता चला, एक नई विधा है, इस नहीं पर भी। भी काम करेंगे। तो अच्छा लगा कि हम प्रदेश में रह के जो हम लोगों को जोड़ा, वो तो जोड़ा ही, लेकिन भारत में भी जो लोग नहीं जानते थे इस विधा को, उन्होंने अच्छा, जो लिखते हैं, गजलें लिखते हैं, गीत लिखते हैं, महाया लिखते हैं, उन लोगों ने कहा कि हम ताका भी लिखेंगे, क्योंकि एक नई विधा का हम्म। पता चला। पता तो चला। यहाँ तक हमारा ये ताका का हुआ। आपकी फिर हम लेखनी में आगे। प्रवासी जीवन के अनुभवों का किस रूप में प्रतिबिंब देखने को मिलता है? मतलब आपने बताया कि प्रवासी जीवन, अब जैसे आपको जो पुरस्कार मिला कि आप हाइकू की पहली प्रथम प्रवासीकार रही और हाइकूकार रही, तो ये जो हम्म। अनुभव है, तो ये अनुभव इसके आगे फिर आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? अब जैसे ये पता चला कि हाइकू, प्रथम प्रवासी हाइकूकार का मिला, और फिर मैंने ताका पे काम किया, फिर मैंने चोका पे काम किया। चोका पे भी मेरी ये परिंदे कब लौटे और पुस्तक आई चोपा है। के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या होता है, हाँ, क्या डिफरेंस? चोका वैसे, चोका मुझे बहुत आसान लगता है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है, लेकिन इसमें भी एक लंबी जर्नी चलती है इसमें। हाइकू की तरह कहानी चलती है, 5-7-5। अच्छा। और इसमें लिमिटेशन नहीं होती कि आप कब तक आप उसको बढ़ा सकते हैं कि स्टोरी, जैसे कि वो तो मैंने हाइकू आपको बताए थे कि जो एक बीज से लेके वो मन में आया कि हाइकू को, वो कहानी नहीं है, अगर आप उसको एक हाइकू को उठा के पढ़ेंगे तो उसका अपने आप में अलग अर्थ है। आपने कर लो। लेकिन इसमें चोका में क्या होता है कि स्टोरी आप चलाते हैं, जुड़ाव रहना चाहिए, और आप लिखते जाएं, 5-7-5, 5-7-5 ऐसे करते हुए, आप चाहे 4 पेज के चोका लिख दें, चाहे 1 पेज का लिख दें, आपकी स्टोरी होनी चाहिए, वो जुड़ी होनी चाहिए। मैं आपको फटाफट कनेक्टेड होनी अ, चाहिए, हर एक लिंक हाँ, उससे, मतलब लिंक होनी चाहिए। कहानी कहते हुए चले जाओ उस चीज के लिए। बिल्कुल, मैं आपको ये दिखाती हूँ, देखिए, देखने में 2 पेज है, हाँ हाँ। और फिर ये तीसरा पेज है, तीसरा भी जाता है। लेकिन हम्म। आप कहें तो मैं इसको फटाफट एक बिल्कुल चौका आपके बिल्कुल, सामने, स्वागत है आपका। क्योंकि लोगों को थोड़ा समझ, लोग भी अच्छा महसूस करते हैं कि हाँ, एक नई विधा को पढ़ने को मिला। मुझे हाँ बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने पूछा कि क्या प्रभावित करता है, मुझे, चाहे मैंने इतने कंट्री बदले हों, लेकिन आज भी मुझे मेरी अम्मा का गांव, मेरी अम्मा के हाथ की रोटी, मेरे दादी माँ को हम अम्मा बोलते थे, और वो अब बहुत याद आता है। ये सच है याद लगा कि हम वो हुआ है जीव में, और एक ये बहुत है ज्यादा कि वो दिल से जुड़ा हुआ होता है, और दिल जो से जुड़ा दिल हुआ से जुड़ी हुई होती है वो आप कभी नहीं भूलते, वो हमेशा जी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है।
और जी बिल्कुल। हमेशा मतलब वो टेस्ट टेस्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जो चीज हम दिल से जुड़े हुए चीजों पे हमें मिलता है। जी। और बाहर आने के बाद तो ये चीजें और भी ज्यादा लगती हैं, हाँ। जब हम वही जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहते हैं, हम्म। ठीक है, और हम अब दादी के गांव जाते हैं तो हमें वो छुट्टियों में अच्छा लगता था ना, गर्मियों की छुट्टी में जाना। तब भी उतना अच्छा लगता था, अब ना दादी है ना दादा है, हम्म। गांव भी दूर हो गए और हम परदेश में आ गए, तो वो दादी और का चीजें गाँव कहाँ सालती है था और अपना जी? कहाँ था दिल्ली से? दिल्ली से कहीं दूर रहा होगा? मुजफ्फरनगर के पास एकदम। अच्छा जी, अच्छा। मुजफ्फरनगर के पास था, खाईकेडी नाम से। ओके। तो अभी भी मेरे ब्रदर ने वो सब ऐसा होता है ना कि जब ना दादा है ना दादी है कोई। हम्म। अभी हमारे फार्म हाउस तो वहाँ है, खेत खलियान बहुत है, लेकिन उनकी केयर कौन करे। तो अब मेरे ब्रदर ने वापस से घर बनाना शुरू किया, तो मैं 30 साल बाद, अच्छा। पूरे 30 साल बाद मैं वहाँ गाँव गई। हम्म। और आप ये देखिए कि वो जो एक सपना मुझे आता था, जो मैंने इस चौका में लिखा है कि हम्म। मैं ये करूंगी, हाँ वो हाँ। मुझे जाके वहां बहुत देखने को मिला। क्योंकि जो पुरानी चीजें मेरे दादी के टाइम की थी, जैसे कुछ पेड़ थे, जैसे नींबू का पेड़, अमरूद का पेड़, हाँ मेरे हाँ। भाई ने उनको सही सलामत रखा और उस गिरे हुए घर को फिर से बनवाया। क्या तो बात। ये मेरे लिए एक अलग चीज, मतलब अलग दुनिया थी। मैं हम्म। वहां बैठ के ऐसे देख रही हूँ कि बचपन में हम छोटे छोटे यहाँ आया करते थे। तो ये आप ये कहिए कि चाहे यहाँ आपको कितना पैसा मिलता हो, आपने कितने ही घर बना लिए हो, कितने ही आप महलों में रहते हो, हम्म। लेकिन वो सुकून जो मुझे वाह, मिला बिल्कुल अलग है। जाके 30 साल बाद, मैं आपको वो बता नहीं सकती। सही। और यहाँ बैठ के मैं कैसा सपना देखा करती थी, वो मैंने इस चौका में लिखा। तो मेरी सारी कविताओं में, चाहे वो गजल हो, हम्म। चाहे वो हाइकू हो, चौका हो, बहुत कुछ मेरे बचपन की यादें आती हैं। जैसे कि मैंने कहा, होले से आया दबे, अब आप देखते जाइए, पाँच सात पाँच पाँच चलता जाएगा इसमें, पाँच और पूरी, पाँच सात पाँच, हम्म। पाँच सात पाँच बोलते करते चले जाइए, एंड इसका सात सात से होता है। तो अच्छा। अब मैं आपको सुनाती हूँ, तो आपको आइडिया भी लग जाएगी कि पांच पांच वर्णों से चल रहा है। वाह। होले से आया दबे पांव लेकर ख्वाबों में मेरे, मेरी अम्मा का गांव। अब हम्म। यहाँ सात हो जाते हैं इसमें। हम्म। बिना दस्तक सपनों के दर पे रख के गया, सुनहरी यादों के चमचमाते जुगनू से दीपक। हम जुगनू बहुत पकड़ते थे ना, गांव में जाते थे। पहले लाया पिटारे से अपने मीठे से आम, हम्म। नीम की निम्बोलियां, जामुन, बेर, मक्खन और छाछ, गरम गुड़, अनोखा बड़ा स्वाद। बैलों की जोड़ी, घुंघरुओं की बोली, कुएं का पानी, परियों की कहानी, जली बुझी सी डिबिया की वो बाती। आजकल बच्चे पूछते हैं डिबिया क्या होती है, उनको बड़े आराम से बताना पड़ता है। ऐसे एक बोतल होती है, उसमें एक ऐसे धागा डाला जाता हाँ, है और उसमें रुई ऑयल डाला जाता है। रुई की बाती बना के डाली जाती हाँ जी, तो आजकल के बच्चे वो, अब उससे जुड़ा एक मकसद ये भी रहता है कि आजकल के बच्चों को भी इन चीजों से जुड़े रहना चाहिए, जो हमारी पुरानी चीजें हैं। कि डिबिया की वो बाती न बन पाती जो पतंगों की साथी, है। दूजा पिटारा कचरे और फूंट, मेड़ों से कहे वो किससे भरपूर, मकई रानी ओढ़कर दोशाला शान से खड़ी है सेक रही धूप। पोई की बेल छत पे चढ़कर नीचे न आती, तब तीजा पिटारा है खुल जाए, भीनी माटी गंध को खूब फैलाए। तीज होली दिवाली तो मेले कभी, जाने कितने रंग। चौथा पिटारा न चुप रह पाए, मीठी गुजिया खोया ओढ़े घेवर है इतराए। फूले न समाते थे नीम के पेड़, चलती थी उन पे झूलों की रेल। कितने अनोखे थे सारे ही खेल, अब फ्रोजन खाते, ढिबरी नहीं बल्ब टिमटिमाते, पेड़ भी नहीं बोनसाई सजाते, न मीठा पानी बिजलरी ही लाते। अगले साल उस गांव जाऊंगी, अगले साल उस गांव जाऊंगी, बिना बताए यादों वाला पिटारा, अम्मा की बुनी रंग बिरंगी लोई, दरी गलीचा रंगीन टोकरियां सब लाऊंगी, सूने मन के कोने फिर हरसाऊंगी, सूने मन के कोने फिर हरसाऊंगी। क्या तो बात। बहुत खूबसूरत पूरी वो जर्नी आपने देख दी कि जो हम बचपन में देखा करते थे। हम हमारा भी जीवन कुछ ऐसा ही है कि पढ़ाई लिखाई के लिए, और पापा जी मुंबई में जॉब करते थे, तो हम पूरे जी। साल तो मुंबई में रहते थे, फिर गर्मियों की छुट्टी होती थी तब वहां जाते थे। हाँ, कितना आनंद आता जी, था, वो तो अलग बहुत ही आप आनंद आता सब। था। एक्चुअली हमारे चाचा जी वगैरह भी, कोई आगरा में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, और वो सारे बच्चे आते थे सब गर्मियों की छुट्टी में। और फिर जो जी जी। लगती थी, जो चिल्लम चिल्ली मतलब हल्ला होता था शाम के हाँ, अरे वो तो खेलना। और ऐसा दुनिया ही होता है अलग कि थी। आप रह रहे हो, वो घर अलग है, जानवरों वाला घर अलग है, फिर एक कुइयां जी। बाड़ा है वो अलग है। तो हम अरे मतलब भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, लुका छिपी, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है।
और जी। नदी में नहाने जाना, ये सब चीजें मतलब अब नहीं है वो सारी चीजें। भले ही यहाँ पे बिल्कुल। स्विमिंग पूल है, हम स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, लेकिन वो जो पत्थरों के बीच से जाना होता था नदी में, और वो एक जी अलग ही आनंद था। और वो भी जी चोट जी था बिल्कुल। कि मतलब चाची ना देख ले कि कहेंगे कि नहीं आप लोगों को हाँ। नहाना है, तो नहीं, बिल्कुल जाना वो बड़ा मजेदार होता था। और बारिश बिल्कुल आती थी, जब पहली बारिश वहीं शुरू होती थी, और फिर उसके बाद बिल्कुल। हम जून में यहाँ आते थे, मुंबई आते थे, तो वो बारिश में जो सोंधी सोंधी सुगंध उठती थी। ओहो, क्या बात है। और फिर और वो कभी तो खाना ओले पीना भी भी पड़ वहाँ का। जाते थे, तो हम लोग तो ओले भी बटोर बटोर के खाते थे ऐसे। हाँ सच में। जी। वैसे आज हंसी आती है ना, ओले भी हम हाँ खाते थे। अभी यहाँ, अभी कुछ दिन पहले, बड़ी अभी सर्दी चल रही है हाँ सिडनी में। हाँ। तो बहुत आवाज आ रही थी, शीशे जो खिड़कियां हैं, बड़ा बहुत पत्थर जैसे बज रहे हो। हम्म, मैंने ऐसे देखा, क्या है ओ, इतने बड़े बड़े हम्म, ओले। तो मुझे ऐसे ही यहाँ बैठे ऐसी आ रही थी। अभी हम जब बचपन में होते थे तो हम्म। इनको ही उठा के मुंह में डाल लेते थे, हाँ मतलब कुछ हम पता लोग होता था आते थे, हमें गिनते थे कि कि- कौन कौन सा दरवाजे के हाँ। पास आ गया, तो जाके ऐसे खा हाँ, लेते। साफ साफ करके या हाथ से हाँ, साफ हाथ किया से हो ये। साफ करके खाते थे। तो ये हाँ, अलग कमाल है। ही अपना रोमांच था, और वो हाँ, बचपन की यादें हैं। देखिए आज हम पता बात नहीं, भूल नहीं करने पाते को हैं, मिला बिल्कुल है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते भी हैं और उनके बारे में लिखते भी हैं। तो हम्म, इसी तरह से फिर ये एक जो अगली पुस्तक है, जाग उठी चुभन, हम्म, ये सेदो का संग्रह है। उस ये भी जापानी कविताओं में से ही है। अच्छा। और इसमें जो होता है कि 5 7 7 और हम्म, 5 और 7 7, तो हम्म, सब ये वर्ण तो 5 7 ही चलेंगे, हम्म, लेकिन वो कौन सी पंक्ति में कितने आएंगे, हम्म, तो वो इस हिसाब से सहेजे रखी, जो बरसों से मैंने यादों की पिटारियां, अचानक यूं एक निकल भागी, जा माँ के गले लगी, जा माँ के गले लगी। तो इस तरह से ये सारी मेरी जो जर्नी रही है हम्म, जापानी कविताओं में, मतलब जापानी अब कोई बची नहीं है हम्म, विधा जिसपे मैंने नहीं लिखा। तो हम्म, उसमें जब पता चला कि हाइकू, ताका, चोका, सेदोका, हाइगा, इसमें किसी की पुस्तक आई नहीं है। हम्म। तो अब जो प्रथम प्रवासी हाइकू का, प्रथम प्रवासी सेदोका का, तो अब बाद में लगा दूसरा कि शब्द मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, लेकिन जो आप बता रही हैं, इसमें क्या अंतर है चोका और इनसे? सडुका कि की बात कर। सेदोका में, हाँ, मैं सेदोका की बात करती हूँ। तो इसमें जो होती है वर्ण ऐसे ही चलते हैं, 5 7 वाले ही। तो जैसे रिश्ते कांच से, 5 वर्ण शुरू में आते हैं। जरा ठसक सी लगी, तो 7 और 7 और फिर 5 और 7 और 7, क्रम का फर्क आता है। हाइकू तो सीधा 5 7 5 हो गए, चौका फिर 5 7 5, मतलब बढ़ाते जाए चले गए आप। और इसमें थोड़ा अलग हो गया है कि 5 7 7, फिर बीच में तीसरी जो लाइन आएगी, चौथी लाइन वो 5 की आएगी, और जो छठी लाइन आएगी वो 7 की। और इस तरह से आपको दिखाती हूँ वर्णों मैं, का अंतर होता है, जी जी, मैं वर्णों का, बस बस। वर्णों का अंतर तो होता जैसे कि रिश्ते कांच से, जरा सी ठसक लगी, चूर है। चूर हो गए, जोड़ना चाहा, हम्म, रीते मन के प्याले, हम्म, घायल हुए हम। तो हर पंक्तियां कितनी है इसमें, कितनी पंक्तियां हो इसमें, 6 पंक्ति होती हैं। तो इस तरह से वर्ण वही चलता है, 5 7 5, लेकिन वो किस तरह से कितनी लाइनों में दिए जाते हैं, उस हिसाब से आपको बताया जाता है कि ये सेदो का है, ताका है, चौका है। तो ये भी पता चला कि इस पर भी प्रथम पुस्तक हुई है। तो हम्म। वो जो एक मन में मैं कहूंगी लगता कि है कि प्रगीत ये के ऊपर। विधाएं जो हैं, जो जैसे आप कह रही हैं कि जापान की विधाएं हैं, तो वो भारत जी। में होती नहीं रही होंगी, इसीलिए किसी ने नहीं लिखा होगा। हाँ, उतना नहीं, मतलब जापानी में तो चलती रही, लेकिन हिंदी में नहीं आई। हिंदी में हिंदी में नहीं, हाइकू भी हिंदी बहुत में बाद अपने में आया है। दोहा थे, और ये थे छंद थे, ये सब चला हाँ जी, था, जो हमारे बिल्कुल जीवन बिल्कुल। में है। जी। जी। हाइकू तो फिर भी लोग जानने लगे थे और लिखने लगे थे। और अभी अब तो काफी काम भी हो रहा है वैसे, लेकिन हाँ, अभी ये सारी विधाओं पर तो काम इतना नहीं हुआ है। तो मुझे लगा जो भी जापानी है, अब अपनी एक स्टैम्प सी लग गई कि हम्म, हाँ, मैं जापानी कविताओं पर मैंने काम किया है। हम्म, अगर ऐसा हुआ करता तो मैं जापानी कविताओं पर पीएचडी भी कर लेती। हम्म। लेकिन हाँ, अभी आगे कुछ और करने का चलिए नहीं है, अच्छा है, तो कम फिर से गजल कम पर मतलब आ जाते इस चीज को हैं। आपने अपने नाम कर ली। मतलब हाँ, जो बस ऐसे हो गया कि कुछ स्पेशलाइज होना चाहिए मतलब हाँ। इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और कुछ नया आविष्कार जो आपने कहीं देखा, मतलब आपको जी मौका मिला कि आपने देखा कि जापान में ये सारी चीजें चल रही हैं और आप उसे लेकर आई, तो ये एक बहुत जी बड़ा अचीवमेंट है, अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है भावना। जी। और आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा काम किया है, और मुझे लग रहा है आप आगे भी इसी इसी विधाओं पर काम कर रही हैं। नहीं, अभी आजकल तो जो मेरा एक सपना था, इन पे तो बहुत काम किया और अभी भी चल रहा है। फिर मैंने महाया लिखे, महाया पे काम किया, दोहे लिखे, हम्म, मुक्तक लिखे। हम्म, लेकिन जैसे कि वो एक
सपना था कि मुझे गजलकार बनना है, और गजल लिखना अच्छा लगता था। शुरुआत तो वहां से थी, लेकिन क्यों गजल नहीं, गजलकार डॉक्टर कुंवर बेचैन। और हम्म, हमारे हस्बैंड, मतलब वो एक बात कोई पापा ने लिख दी होगी, वो टाइटल नहीं लगाना, तो हम्म, वो पीछे हटती चली। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बहुत, कभी ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छी चीज होती है, खाने में भी हो, या हमारी बहुत, हमारी पहनने के लिए बहुत एक हाँ फेवरेट है, उसको हाँ। रखते जाते हैं, संभालते जाते हैं, संभालते जाते हैं। मैंने हम्म, कहा मेरी लाइफ की आधी जर्नी तो चली गई, हम्म, इसको संभालते संभालते। मेरी गजल प्रिय विधा, मेरी गजल प्रिय विधा है, मैं लिखती हूँ, गजलें बहुत लिखी हैं, हम्म, और मेरे हस्बैंड भी बहुत लिखते हैं। मतलब आप एक तरह से देखिए कि 2-3 गजलें हफ्ते में हो जाती हैं। हम्म, मेरी सबसे प्रिय विधा गजल रही। हम्म, मैंने गजल क्यों नहीं कही कि हम्म, मेरे को बोलेंगे बेचैन जी ने लिख के दे दी होगी, तो वो इतनी पीछे हट गई, इतनी पीछे हट गई। तो मुझे कभी कभी डांट भी पड़ती थी मेरे फादर इन लॉ की, और मुझे भी, और मेरे हस्बैंड को भी। गजल लिखते हो, कभी गजल पे पुस्तक निकालते नहीं, और आप भी बिलीव नहीं करेंगे, कहाँ टीनेज में लिखे हुए शेर, क्या अब तक पुस्तक नहीं आनी चाहिए थी? हम्म, या गजल पर पीएचडी करने के बाद हाँ, जहाँ 250-300 किताबें पढ़ी हैं और इतनी गजलें लिखी हैं, तो नहीं आनी चाहिए थी। लाइन- लेकिन हिम्मत नहीं करी कि कोई बोलेगा जो भी लिखा है इनके फादर ने बताया होगा। लेकिन पापा जी का एक सपना था कि दोनों गजलें लिखते हो तुम, इतना हफ्ते में 2-3 गजलें तो जरूर लिखती हो। और अब पापा जी को भी सुनाया करते थे, वो कहते थे सुनाओ हमें, तो शाम को हाँ क्या लिखा है, तो कभी वो धुन बताते थे, इसको इस धुन में गाओ, हम्म, और कोई करेक्शन होता था तो बताते थे जब तक वो रहे। हम्म, और उनका सपना था कि एक किताब तुम दोनों की ही मिलके निकाल लो, तुम गजल पे किताब क्यों नहीं लाते हो? हम्म, तो अब उनके सामने तो ये सपना पूरा हो नहीं पाया। अभी हाल ही में हम गए थे, 6-7 महीने पहले इंडिया जाना हुआ था, तो हम्म, जो ये बुक फेयर लगा था उसमें हमने वो सपना पापा जी का पूरा करने के लिए दोनों ने हम्म। अपनी एक गजल पर किताब आ ही गई है फाइनली, फिर मिलकर पगली गजल हो जाए। था वो वाला, जी जब जी जी मिलकर गजल हो जाएंगे। सही है। जी। बहुत अच्छा। और ये, हाँ। हाँ, तो ये टाइटल भी हमारे फादर इन लॉ ने दिया था, क्योंकि उनका आपकी नजरें मिली सब प्रश्न हल हो जाएंगे। हम्म, और इस तरह से उनके ही एक गजल का एक शेर है, तो उन्होंने कहा था कि इसका पुस्तक का नाम तुम रखना मिलकर गजल हो जाएंगे, तो हमने वही नाम रखा। और इसमें हम दोनों की गजलें हैं और एक ही बहर पर है। जी जी। तो एक तरफ जैसे कि है, ये राइट हैंड साइड पे मेरी गजल है और इधर प्रगीत की है, तो सेम बहर पे और सेम उस पे हमने लिखने की कोशिश की है। हम्म, मैं आपको इसके 1-2 शेर किसी का आपको सुना देती हूँ, जिससे कि आपको अ, जी नहीं, हम एक सा सुनना चाहेंगे। अनुभव। ये आप दोनों की जो मिक्सिंग वो है, बुक है जो प्रकाशित हुई है, उसके बारे में डेफिनेटली मतलब सभी लोग जाने। और जी बिल्कुल। अच्छा है आपने जी। देखिए जैसे ये है प्रगीत के लिए, प्रगीत का शेर पढ़ती हूँ मैं, मतले वाला, कि जहर बनना था नहीं ये भी मगर हमने किया, जहर से ही जहर को यूं बेसर हमने किया। तो अब ये शेर प्रगीत का मतलब उनका है। अब मैं अपना पढ़ती हूँ कि तेरी चाहत पे फिदा खूने जिगर हमने किया, साथ तेरा जो मिला शब को सहर हमने किया। तो हमने किया आपने उधर भी देखा होगा, ऐसे ही एक उदाहरण और लेती हूँ। तो इस तरह सेम ही बहर पे हमने लिखी है ये एक। और अभी इसके बारे में बताऊंगी कि मुझे क्या सुनने को मिला इस पुस्तक के बारे में। जी ज्यादा जी तो नहीं पता, अभी इस पर रिसर्च की जाएगी। जी। अभी मैं आपको एक और पढ़ती हूँ, प्रगीत का मतला है शेर का, हम्म, गजल का, कि अब तलक तूने नहीं नहीं का किया इशारा नहीं, बस यही सोच के अब तक भी हूं मैं हारा नहीं। और मैंने जो मतलब लिखा है, जब से तू और किसी का हुआ हमारा नहीं, तुझसे दूरी के सिवा अब तो कोई चारा नहीं। तो ये इस तरह से ये प्रयोग किया, एक ही बहर पे हमने लिखा है। लेकिन अभी पता नहीं, मुझे वहाँ किसी ने बताया, हम लोग गए थे जब इसका विमोचन हुआ पुस्तक का मेले में, तो कि ये पहला प्रयोग है मिलकर गजल, मतलब 2 गजलकार हस्बैंड वाइफ की कोई पुस्तक आई है। अभी हालांकि इसको मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, जिन लोगों ने बताया वो लोगों से पूछना पड़ेगा हम्म। कि हस्बैंड वाइफ की कोई गजल पर पहली पुस्तक आई है, इससे पहले किसी की आई नहीं है बात है, युगल। आपके लिए आपके अचीवमेंट में एक और स्टैंप लग गया। हाँ अगर ऐसा है तो सच में ये बहुत खुशी की बात है जी। कि अभी, क्योंकि 1-2 लोगों ने, बड़े लोगों ने बताया है उन्होंने, कि हम्म, ऐसा प्रयोग तो अब तक नहीं हुआ कि हस्बैंड वाइफ की गजल पर हम्म, एक ही बहर में पुस्तक आई हो। तो थोड़ी और रिसर्च की जाए इस बारे में, अगर ऐसा है तो जरूर। तो एक ये तो किताब बहुत और खुशी की आपके बात नाम होगी। किया जाएगा जी। जी बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर। और आप लोगों की जो तुकबंदी है वो भी बहुत अच्छी है कि मतलब एक तरह से सोच करके उसी चीज को
कैसे आपने लिखा, वो बहुत बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए जी आप चलते हैं अपने एक अगले सवाल की ओर कि जी क्या आपको अपनी शुरुआती रचनाएं याद हैं? यदि हाँ, तो पहली गजल या हाइकू कब और किस प्रसंग पर लिखा था? आपने बहुत कुछ बताया अपने हाइकू के बारे में, आपकी गजलों के बारे में। तो मैं जानना जी। चाहती कि वो 8वीं और 9वीं वाली कहानी किताब, जो आपकी डायरी है, जब आप 8th और 9th स्टैंडर्ड में थे, तो उस समय हाँ वो गजल लिखी उस है, समय तो का वो गजल तो है। उस समय का तो वो तो नहीं याद है मुझे, वो शेर और शायरी तो अभी मैं डायरी भी लाना भूल गई। अगर अच्छा। मैं रखती जरूर कैमरे पर जरूर बताती। हाँ लेकिन वो जो मैंने आपको अभी रचना सुनाई थी, दादा मुझको करते प्यार लेकिन बतलाते मक्का, मेरी सबसे पहली कविता अच्छा। वही रही थी तो जी। और उसके बाद शेर और शायरी तो ऐसे कुछ याद नहीं है मुझे एकदम तो, हम्म। जो उस टाइम की थी। और हाइकू मैंने आपको जो जी। अभी तारों की हाइकू चुनर थी वो बहुत मेरे पहले बहुत हाइकू। और जी। धूप वाली और बहुत अच्छी था, धूप का खरगोश, वो भी बहुत अच्छी थी। धूप के खरगोश, हाँ उसमें मेरी जो आप ये कह सकते हैं कि मैं मुक्त छंद पे भी लिखती थी, लाइक मुक्त छंद फ्री वर्स कविताएं जो होती हैं। तो जरा रोशनी में लाऊं मेरी ये रही है पुस्तक। तो इसमें मिक्स है सब कुछ इसमें, उस टाइम के लिखे हुए भी कुछ शेर वगैरह होंगे, और मुक्त छंद इसमें ज्यादा है। मैं इसमें से एक दो चीज आपको बताती हूँ। जी बताएं, अ, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। देखिए मैं एक रचना पहली इसकी पढ़ती हूँ, जरा रोशनी में लाऊं इसका नाम भी है, और यही पढ़ देती हूँ। जी। रचना की छाया घना अंधेरा जरा रोशनी, ये बहुत पहले मैंने कविता लिखी थी। हम्म। और इसको अरुणाचल प्रदेश में जो कॉलेज है उसमें इस रचना को लिया गया है, इसको पढ़ाया जाता है, वहाँ कोर्स में पढ़ाया जाता है। एक दो स्कूल में और भी कई रचनाएं मेरी लगी हैं। हाँ। तो इसको मैं आपको यही सुनाती हूँ मैं आपको। जी। कि छाया घना अंधेरा जरा रोशनी में लाओ, ये मैंने सोचा है कि दुनिया में इतना सब कुछ होता है, इतने हादसे होते हैं, तो एक रोशनी ऐसी होनी चाहिए उन हादसों से हटके। अभी हमारा जो भी अभी कितने आपने देखा है कश्मीर में हुआ, और लगातार कुछ ना कुछ दबाते वहाँ पे चीजें हो ही रहा है। जी जी। ताज होटल में उस वक्त हुआ था, उस वक्त का भी दिमाग में, ये तो उस वक्त की लिखी टेररिस्ट हुई रचना है। अटैक वाली बात आप कर रहे हैं, जो ताज होटल में। जी जी। जी। तो ये कुछ कुछ चीजें उस टाइम जुड़ती जाती हैं। तो मैंने ये लिखा था कि छाया घना अंधेरा जरा रोशनी में लाऊं, ये सोच कर कलम को मैंने उठा लिया है। और घूमे गली गली में नरवहशी और दरिंदे, घूमे गली गली में नरवहशी और दरिंदे, तड़पे शिकार होकर घायल पड़े परिंदे, और उनके कटे परों पर मरहम लगा दिया है, ये सोच कर कलम को मैंने उठा लिया है। और सजदे में झुकते सर भी रहते कहाँ सलामत, सजदे में झुकते सर भी रहते कहाँ सलामत, पूजा के इन स्थलों में आ जाए कब कयामत, और नफरत पे प्रेम का रंग थोड़ा चढ़ा दिया है, ये सोच कर कलम को मैंने उठा लिया है। और ढूंढे डगर कहाँ जब कानून ही है अंधा, ढूंढे डगर कहाँ जब कानून ही है अंधा, मर्जी से इसको बदले नेताओं का है धंधा, आंखों में आस का अब दीपक जला दिया है, ये सोच कर कलम को मैंने उठा लिया है। ये इस तरह से थी। और मेरे ख्याल से मैं ये वाली, हाँ दो एक रचना और थी जो कहीं स्कूल में पढ़ाई जाती है कि अब ये दुनिया नहीं है भांति तभी तुम्हें लिखी है पाती, अब हम्म। ये दुनिया नहीं है भांति तभी तुम्हें लिखी है पाती, खून खराबा है गलियों में छिपे हुए हैं बम कलियों में, है फटती धरती की छाती तभी तुम्हें लिखी है पाती, और उजड़ गए हैं घर व आंगन छूट गए अपनों के दामन, यही देख के मैं घबराती तभी तुम्हें लिखी है पाती, और बड़ी बहुत बेचैनी मन में फैल रही नफरत जन जन में, नींद भी अब तो नहीं है आती तभी तुम्हें लिखी है पाती। तो जो आपने रचना की बात की, इस वाली पुस्तक में बहुत सारी वो रचनाएं हैं जो टूटी फूटी नाइन्थ में भी लिखी होंगी। जी। जैसे ये बिल्कुल भारतीय विधा में लग रही हैं, और जी हाँ मुक्त छंद है इसमें कुछ। हाँ। उस वक्त जो शेर लिखे थे उनमें बहर नहीं थी, पर उनमें बहर डालकर उनको फिर गजल का रूप देके तो इसमें एक लिखा है। सवाल तो जो कौंधा है मेरे दिमाग में कि क्या भारतीय संवेदना को इन जापानी काव्य रूपों में अभिव्यक्त करना मुश्किल होता है? कि जैसे आपने हमने भारत की बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाओं के बारे में आपने इसमें मुक्त छंदों में चर्चा की है, तो इसी को जी अगर हम जापानी विधाओं में लिखें, जैसे कि ताका है या इनमें है, तो क्या ये लिखना कठिन होगा थोड़ा सा?
नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब अगर आपको पूरा ज्ञान हो जाता है हम्म। हाइकू लिखने का, हम्म। भाव आपके हैं, भाव आप लिखते हैं, और वर्णों का भी आपको ज्ञान है, तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होता। क्योंकि जैसे हम वादियों की बात करें या फूलों की बात करें, तो हम उसको ला सकते हैं, खिलेंगे फूल, झूमेंगी वादियां भी, गाएगी पिकी कोयल, हम्म। है ना। तो हवा का मेला, खुश होकर पंछी, झूले है झूला। तो हम्म। आपके अगर भाव हैं, तो आप उनको बड़े आराम से, अगर आप उस चीज को समझ जाते हैं कि भाव होने चाहिए और वर्ण इतने होने चाहिए, मतलब आपको एक जुड़ाव होना चाहिए, रिद्म होना चाहिए हर हम्म। चीज में। कोई भी कविता हो, चाहे वो हाइकू क्यों ना बिल्कुल हो। वो बिल्कुल। कहते हैं कि नहीं, पांच सात पांच, वो तो हाँ। वर्णित तो होते हैं, नहीं। हाँ। चाहे वो इतनी छोटी सी हो, उसमें भी आपका रिद्म होना चाहिए। जहां आपका रिद्म होगा, जहां आपके भाव होंगे, जहां व्याकरण होगा, कविता बन जाएगी। और उसमें किसी तरह का मैंने, आप ज्यादातर मेरे हाइकू पढ़ेंगे ना, 8-10 मुश्किल से होंगे जो मैंने परदेश के ऊपर लिखे हैं। सारे मेरे गांव को लेके, अपने भारत को लेके, वहाँ पंछियों को लेके, वहाँ के बागों को, झूलों को लेके। और इवन मतलब जब मैंने लिखना शुरू किया था, एक अनुभूति अभिव्यक्ति करके एक वेबसाइट है, डॉक्टर पूर्णिमा वर्मन जी से मैं जुड़ी थी, लखनऊ की है वो। बहुत पहले तो उसमें वो हमेशा कहते थे कि उनका अंक निकलता था कि आप हाइकू भेजिए। और जब मैं उनको हाइकू भेजती थी, तो वो बड़ा सरप्राइज होते थे कि कुछ चीजों पे हाइकू लिखे ही नहीं है लोगों ने। हम्म। जैसे कि गुलमोहर, हम्म। गुलमोहर हमारा जो फूल होते हैं, हम्म। अमलतास हम्म। मतलब आप, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे तो फूलों से बहुत प्यार है, मुझे गार्डनिंग करना पसंद है, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं ऐसे सोचती थी, मुझे उन्होंने कहा कि कुछ भी हाइकू लिख के भेजिए, 10 हाइकू भेज दीजिए, इस बार पत्रिका में लाने हैं। तो मैं सोचती थी, अभी तो मैंने लिखे थे गाँव पर, अब मैं किस पे लिखूं, चलो फूल पे लिखती हूँ। तो मैंने उठा लिया कि गुलमोहर पे। तो बड़ा सरप्राइज उन्होंने किया, गुलमोहर पे तो आज तक किसी ने हाइकू नहीं लिखे। तो मैंने मोस्टली कहा आपने अच्छा वही ऐसा है। काम किया है जो किसी ने ना किया हो। तो ये पता, फिर बिल्कुल मुझे आपकी ना एकदम, खूबी है जो, अरे ये बहुत शुक्रिया अच्छी बहुत। बात है कि आप ये एकदम मुझे भी बड़ा हर चीज ताज्जुब काम होता था। करते हैं। हाँ। जी हाँ, मुझे जब उन्होंने कहा आज तक किसी ने नहीं लिखे, आज तक नहीं लिखे, पर मुझे फूलों से प्यार है, मुझे गुलमोहर उस टाइम खिले हुए दिख रहे थे इंडिया में, जैसे हम देखते हैं गूगल में देखते हैं, हाँ बड़े अच्छे लग रहे, तो मैंने उस पर लिख दिया। फिर ऐसे मुझे अमलतास का पेड़, तो मुझे एक जुनून सा हो गया कि हाँ। मुझे फूल पत्तियां ये, हाँ। क्योंकि गांव पर तो मैं लिखती हूँ वहाँ के पानी और कोयल पंछी हाँ। पंछी और पशुओं पे तो लिखती हूँ। तो हाँ। फिर मुझे लगा सारे फूलों पे लिखा जाए। तो हम्म। मैंने फिर सब पे लिखा, चाहे हम्म। वो गुलाब है, अमलतास है, गुलमोहर है। और वो हमेशा ये लिखते थे मुझे, और बाकी लोग भी कहते थे नहीं इतना, इन चीजों पे किसी ने नहीं लिखा। तो हम्म। एक प्रेरणा भी रही लोगों के ये लिए बहुत कि अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रह्मांड आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो चीजें डालता है कि आप इस पर कुछ लिखिए, क्रिएशन करिए, कुछ क्रिएट करिए। तो ये आपका जो कनेक्शन है, मतलब आप प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो, आपकी जो सोल है वो भी उन चीजों से जुड़ी हुई है, और ये ऑटोमेटिक रचनाएं निकलती हैं फिर आपके दिमाग से। जी जी, ये बस बिल्कुल आपने सही पहचाना हाँ। जी। ऐसा होता है कि भगवान का खुद नहीं आते लिखने के लिए, या कोई भी चीज जब वो करवाते हैं तो कवियों के माध्यम से, मतलब उनके दिमाग जी को जोड़ लेते हैं अपने कनेक्शन से, और उनकी कलम से लिखवाते हैं। तो ये चीज मैंने जी आपकी बातों में भी नोटिस किया है कि ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो ये जी चीज़ लगता है कि अच्छा ये किसी ने नहीं लिखा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें हैं नहीं ब्रह्मांड में, लेकिन पकड़ कौन पाया है? पकड़ वही जी पाता जी, है जो कनेक्ट कर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी तो आपने कनेक्ट किया है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि आधुनिक गजल को किस दिशा में जाते देखती हैं आप, और क्या आपको लगता है कि आज की गजल अपने जी सामाजिक सरोकारों के साथ न्याय कर रही है? नो डाउट सभी लोगों ने बहुत अच्छी गजलें लिखी हैं, हमारे बॉलीवुड में भी बहुत सारी गजलों का मतलब गाई गई हैं गजलें। तो जी अब की गजलों में और पहले की गजलों में जो अंतर है, आप उसके बारे में क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? जी, देखिए वैसे गजल, हर विधा, जो भी विधा है वो आगे आगे बढ़ती जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें आती जाती हैं। गजल पर भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं। मैं अपने बारे में भी कहूँ तो, कि पहले सिंपल एक गजल लिखी है, तो उसमें मैंने अभी, मेरे सामने तो नहीं है, आप कहेंगे तो मैं ढूंढ लूंगी। तो जैसे एक बहर बहर और काफी हमने लिए, तो हमने उसमें काफी इंग्लिश में भी लिए हैं। तो नई नई प्रयोग आजकल गजलों में हो रहे हैं।
ये तो मैं कहूंगी कि आप जैसे सुनते आ रहे हैं, और कुछ गाने मैंने ऐसे भी कभी कभी सुनते हैं कि वो गा दिए जाते हैं, लेकिन अगर उनको बहर में देखा जाए तो बहर में पूरे ठीक नहीं है। तो हम्म। मतलब ये कहूंगी कि सुधार की तरफ हो रहा है, हम्म। पहले से बेटर की तरफ जा रहा है। हम्म। गानों में भी आप देखेंगे, कभी हम कोई गजल सुनते हैं, हाँ लगता था ये गाना है, नहीं ये गाना नहीं, ये तो गजल है। फिर हम हम्म। उसको कहते हैं ये तो इसमें ये कवि है। मतलब आप जब उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, आप पूरा व्याकरण का आपको ज्ञान हो जाता है, ये ऐसे कैसे हो गया, लेकिन उसको खींचतान के गा दिया जाता है, लेकिन वो प्रॉपर बहर में नहीं है। तो नए नए प्रयोग होना और उसको बेटर 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 हो सुर रहा में है। ढाल दिया जाता है, मतलब वो शब्द जी। बराबर नहीं होते लेकिन वो सुर के साथ लय हाँ, दिया जाता है उससे। लेकिन अब आप पकड़ लेते हैं, जब आपको उसका ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाता है, तो ये जानकारी कुछ की वही पकड़ अलग है। पाएंगे, अदरवाइज हाँ तो आप नहीं पकड़ पाते, उन्हें नहीं समझ में हाँ, आता। पहले नहीं अब समझ आती थी वो चीज, तो नए नए प्रयोग का होना और व्याकरण पे ध्यान देना। और बाकी देखिए लोगों के ऊपर भी है कि कौन अच्छा, सीखना तो चाहता है, कौन आजकल कौन। व्याकरण के साथ मतलब छेड़छाड़ हो रही है, ऐसा कुछ आपने देखा है कि जो अब के जो राइटर हैं या जो लिख लिख रहे हैं, तो वो कुछ पूरी लोग जरा नॉलेज कुछ लोग लेते इग्नोर कर देते हैं उस चीज को, जबकि मेरा मानना है कि नहीं करना चाहिए। और उसमें भी हिंदी गजल और उर्दू गजल में थोड़ा फर्क होता फर्क आ जाता है। है ना। अगर हम हिंदी गजल में कुछ चीजें हमारी मान्य है, हम्म। लेकिन अगर उर्दू गजल वाले उस गजल को पढ़ते हैं तो उर्दू में नहीं है, तो वो हिंदी में भी कहते हैं नहीं ये गलत है। हम्म। लेकिन कुछ चीजें हमारी हिंदी गजल पर मानी जा सकती हैं, लेकिन उर्दू में वो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे जो फादर इन लॉ तो हमेशा ये कहते थे कि कल आप गजल लिख रहे हो, ठीक है वो हिंदी के हिसाब से सही है, हिंदी गजल के हिसाब से, कल आप मुशायरे में भी तो पढ़ रहे हो, हम्म। तो वहां पर कोई उंगली उठाए उस चीज को लेके, तो हम्म। उसको रखो ही मत। हम्म। जब आपको पता है, आपको उतनी नॉलेज है कि उर्दू वाले शायर इसको नहीं पर मान्य वो करेंगे, नहीं मानेंगे। राइटिंग में तो आप बुक में तो आप छपवा लो, ठीक है, हाँ। आपको हिंदी हाँ। गजल पे आपने पुस्तक निकाली, ठीक है, लेकिन अगर आप मुशायरे में पढ़ रहे हैं, कोई हम्म। आपको उठाए कि ये तो नहीं होता, अब हम्म। आप उनको समझाने बैठो, देखिए जी हाँ। हिंदी में होता हाँ। है, उर्दू में नहीं होता, तो बेटर ये है कि आप उस वर्ड को निकाल ही दो। जैसे शहर एक वर्ड होता है, हाँ। शहर जहर, वो आपको आप जहर और शहर हिंदी में आप लिख सकते हैं पूरा, लेकिन अगर आप उसको शेर में डालते हैं तो वो नहीं होता। हाँ। शह है और उसके नीचे काम रह होता है अलग हो जय। जाते हैं। हाँ। हाँ, तो इसलिए इसलिए हम उन काफियों को लेते ही नहीं है, उनको इग्नोर करते हैं। हाँ। तो नहीं, ये थोड़ा अरे क्या गजल का। बांस न बजेगी बांसुरी। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। जी, तो आपकी जो लेखनी पर किन किन वैश्विक लेखकों या कवियों का प्रभाव पड़ा है, चाहे वे हिंदी हो या अन्य भाषाओं के हों? जैसे कि आपने जब लिखा तो कोई जापानी लेखक हो, या उन्होंने पकड़ा हो कि अरे ये तो जापानी विधा है, या हम्म। मतलब वैश्विक, जब आप वैश्विक लेवल पर आप अपनी कविताएं कहती हैं या गजल कहती हैं, तो जी। इससे आपको कुछ ऐसा फीडबैक आया हो कि ये तो हिंदी में नहीं था, आपने ये कहाँ से लिया और ये कैसे आप वहां तक पहुंचे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे जापानी कविताओं में तो यही है कि हिंदी में कहाँ से आई, हिंदी में, क्योंकि पहले थोड़ा जो पुरानी किताबें हैं उनमें यह है कि जापानी हाइकू है, उनका ट्रांसलेशन कुछ लोगों ने किया, जो आप गूगल पर भी देखेंगे, तो वो ट्रांसलेशन पढ़ा गया। पहले हाइकू लिखे जाते थे, हाइगा भी ऐसे ही लिखे जाते थे, जो हाइगा मेन, जो अब तो बहुत चीजें बदल गई हैं। हम्म। हाइकू पहले हाथ से लिखे जाते थे, लाइक कलम जो होती थी ना, इंक में, इंक जो हम बनाते थे प्रिंट शुरू नहीं में करवाया हमने, जाता था, वो हाथों से है ही ना, कलम से होता, कलम हाथ से से लिखा छाप जाता के। था। हाँ। बिल्कुल। और हाइगा के बारे में भी क्या होता था, हाइगा में भी हाइकू लिखा आपने कलम से, और वो चित्र भी उसी कलम से बनाया जाता था। तो हम्म। वो एक मेन, अभी भी जो आप पुरानी किताब देखेंगे हाइगा की, हम्म। तो वो उसी तरीके से आपको दिखाई जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगता है, अब जैसे जापानीज है ये विधा, तो हम्म। उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखिए समय कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। बिल्कुल पहले बिल्कुल। ये माइक्रोवेव अवन और ये हमारी गैस इस तरह की चीजें नहीं होती थी, चूल्हे की रोटी होती थी, अब कहाँ से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, तो इस तरह से लोगों को बुरा भी लगता है। हाँ, जापानी लगता है ये जो हमारी पुराने लोग हैं, हमारी चीज है, इन लोगों ने अडॉप्ट कर ली, या कहा जाए कि किस स्टील। तरीके से, हाँ, उसको बदल दिया गया। जैसे पुराने लोग अगर हमारे भी होंगे जो हिंदी में जिन्होंने काम किया है या जापानी कविताओं पे जिन्होंने काम किया है, उनको डॉक्टर सुधा गुप्ता भी है मेरठ की, वो भी, उन्होंने भी बहुत काम किया, हाइकू उन्होंने बहुत लिखे हैं। तो उन्होंने जो हाइगा की पुस्तक लिखी थी, उन्होंने चित्र बनाए थे पेंसिल से, जो पेंसिल से चित्र बनाकर हाइगा लिखे थे, उनकी वो वैसी ही छपी है, मतलब पांडुलिपि आपने बनाई और छप गई। जो उसमें जैसे हम लोग तो फिर जैसे मैंने पेंसिल से काम किया था वो उतना अच्छा नहीं आया देखिए,
ये मैंने पेंसिल से अपनी आर्ट बुक में बनाया था। लेकिन जब ये पब्लिश हुआ है तो किस तरीके से कलर वलर थोड़े से अलग हो जाते हैं। पर यही काम अगर पूरा पेंसिल से हो, इस पे शेडेड ना हो, तो अलग तरीके से छपती है। तो उनकी पुस्तकें ऐसे छपी हुई थी क्योंकि ये प्रिंटर से छपी है, और वो अलग तरीके से छपी हुई है। तो वो जो एक चीज थी कि हाइगा में आप चित्र बनाएं, कलम से बनाएं और उसी से लिखें, वो उनकी मूल थी। वो अब आर्ट, लोग अब, आर्ट है उनकी ना, कला, कला थी उनकी वो। कला थी वो। अब उसमें क्या बदलाव आया है हाँ। कि अब तो बहुत ही मॉडर्न टाइम आ गया है कि अगर आपके पास बना, उसको स्वीकृति तो मिल गई है हिंदी में भी। ऐसा नहीं है कि उसको, अगर जैसे मैं हाइगा की बात करूं, मुझे टाइम नहीं है, जैसे ये चित्र बनाए इनको कोई ऐसे नहीं एक दिन में बन गया है। पूरी पुस्तक यादों का गांव या जो बाकी पुस्तकें हैं, चित्र मैंने कब बनाए हैं, अलग से बना बना के रखे हैं। फिर मुझे उन पे ताका लिखना है, चाहे हाइकू लिखना है, चाहे हाइगा लिखना है, वक्त लगता है इन चीजों वक्त में। लगता है क्योंकि ये बहुत, है ना, बहुत वक्त लगता है। बहुत वक्त ये लगता मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है 30 ये। किताबें मेरी है। हाँ जी, मेरी पूरी 30 किताबें हुई हैं। तो हम्म, पूरी जिंदगी की लगी है इसमें, बहुत मेहनत की है इन मेहनत चीजों पे। लगती है, पूरा दिमाग तो लगता है उसमें जी। बिल्कुल। अब मैंने हाइगा लिखे हैं, अब मैंने हाइगा लिखे, हाइगा अलग से लिखे हैं, और मुझे लगता है कि मैं चित्र बनाऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि, क्योंकि मैं फुल टाइम वर्किंग भी हूँ, फैमिली भी है, बच्चे, हम हमारे पास, और हम बाहर रहते हैं प्रदेश में, आप भी रहते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि उतनी सुविधाएं हमारे पास एकदम नहीं होंगी जितनी हम भारत में ले सकते हैं। तो हम उसे टाइम को शॉर्ट, किस तरीके से शॉर्टकट किया जाए, तो मैंने भी किया है। वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उसको स्वीकृति है, इसलिए मैंने किया है। हाइकू के लिए आपको, हाइगा के लिए आपको चित्र बनाने हैं, फिर आपको हाइकू लिखना है। लेकिन आजकल क्या है, आप कोई चित्र उठा लो, जैसे फॉर हम, एग्जांपल आपने, ये चित्र है हाँ जैसे, ये हाँ आप ले लो हाँ, और इस पे आप हाइगा लिख दो, लिख, यहाँ हाँ, प्रिंट करा लो, मतलब पुस्तक से, ये भी मान्य है। मान्य है। लेकिन पर ये गूगल का है, ये आपने गूगल से लिया है। हम्म। वो लोग इसको तो पसंद अभी नहीं आप करते कि नहीं, ये मशीनों नहीं के होना थ्रू, चाहिए। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपना चित्र भी बनवा सकते हैं। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी जी बढ़ गई है कि आप बिल्कुल। इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि मुझे इस हाइकू पे इस तरह का चित्र चाहिए, वो बना के दे देंगे। जी। तो मेरा मानना ये है कि हम कोई काम करें ही नहीं, हम क्यों ना करें, क्योंकि हाँ। हमारे पास कलम से और इंक से बनाने का वक्त नहीं है, हम्म, और उस पर हाइगा लिखने का वक्त नहीं, तो हम जाने देते हैं। हम्म, लेकिन हम जब ये इसको मान्यता है कि ऐसा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम उस चीज को करें कि हाँ, एक विधा और सामने आएगी, लोग उससे सीखेंगे कि हाइगा भी कुछ होती है। तो हम चित्र वहां से ले लेते हैं, और हाइको हम, तो जब स्वीकृति हो गई है हाँ, हिंदी में तो कम से कम। रिवोल्यूशन है, ये रिवोल्यूशन है। देखिए अगर आप जाने पहले के जमाने में दीवारों पर वो छेनी लेकर के, हथौड़ी लेकर के ठोक ठोक के चित्र बनाते थे, राइट। फिर बिल्कुल उसके बाद वो बिल्कुल धीरे धीरे कलम में आ गए, यहाँ टिप में आ बिल्कुल। गए। अब वो जी आपका दिमाग में आ गया, आप सोचो मशीन करके देगी आपको, जी अब बिल्कुल। की जरूरत हाँ है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं। रिवोल्यूशन है जिसको आपको मानना ही पड़ेगा समय के साथ में, और जी। आपको इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। अब पहले के लोग कहते थे दीवारों पर चित्र बनाए हुए जो हैं वो बरसों चलते हैं, अभी आपने हम्म। किताब में लिख दिया। लेकिन किताबों का भी ट्रेंड चला, अब लोग कहते हैं मोबाइल मत देखो, किताबें पढ़ो। लेकिन बिल्कुल। में ऐसा आएगा कि भाई मोबाइल में ही पढ़ तो ले, कम से कम पढ़ ही लो। हाँ किताबें पूरी बिल्कुल। तरह से चली जाएंगी और सब लोग आईपैड और मोबाइल ही यूज करेंगे, तो एक हाँ एक टाइम तो आएगा यही। तो उस समय बिल्कुल बिल्कुल। इनको भी स्वीकृति ऐसे दे दी जाएगी कि कम से कम तुम पढ़ो, दिमाग में तो हाँ सोचने की क्रिएटिव तो बिल्कुल है कम से कम। और फिर उसके बिल्कुल। बाद आप इंस्ट्रक्शंस दो, क्योंकि आपके अंदर जी instruction देने का पावर तो है कम से कम, कि आप दे सकते हैं और वो लिख बना के दे देगा आपको। तो बिल्कुल। जमाना नहीं। ही बदलता रहा है और बदलता चला आया है, इंटरव्यू के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। तो जी। क्या आपको अपनी किसी विशेष पुस्तक से आत्मिक लगाव है? यदि हाँ तो बताइए, जरा विस्तार से बताइए। हाँ जी। देखिए, जैसे माँ को सब बच्चे प्यारे लगते हैं ना, उनमें समझ नहीं आता कि किससे ज्यादा प्यार है, किससे नहीं है, है ना। पहला बच्चा है, उससे प्यार होता है। ऐसे ही मैं कहूँगी, पुस्तक जो पहली पुस्तक आई, पहले तो थी सीसी आई, जो पीएचडी की मेरी थी, उसको बहुत प्यारी लगती है, बहुत पसंद है। उसके बाद उसको, उसका जो रूप छोटी पुस्तक के रूप में आया, अच्छी लगी। लेकिन सबसे शुरुआत जो हुई है कविताओं के बारे में, तो तारों की चुनर मेरी सबसे पहली पुस्तक थी। बहुत टाइम तक ये एक अकेली पुस्तक रही। बहुत प्यार है इस पुस्तक से, क्योंकि यहाँ से मुझे नाम मिला। सबसे पहली बात यहाँ से शुरुआत हुई है। फिर दूसरी जब पुस्तक आई, तो प्यारी बिल्कुल लगी वो पुस्तक, क्योंकि
जब भी हम नया कुछ लिखते हैं, नई चीज आती है, तो उससे आपको बहुत लगाव हो जाता है। हम्म, हाँ, पहले को आप नहीं भूल पाते क्योंकि आपकी पहचान वहां से बनी है। बिल्कुल। तो तारों की चूनर मैं कहूंगी मेरी पहली पुस्तक जो मुझे बहुत प्रिय है। और गजल जैसे मुझे बहुत पसंद है और बहुत प्रिय रही मेरी विधा। अब मैं कहूंगी गजल पर मेरी ये पुस्तक जो मिलकर गजल हो जाएंगे भी मुझे पसंद है। बीच में जैसे मैंने कहा बचपन में हमने बच्चों के ऊपर बहुत सारी कविताएं पत्रिका में दी गई। तो मुझे सवाल किया करते थे, जैसे इंटरव्यू आप ले रहे हैं ऐसे, एक दो लोगों ने ये कहा कि आपने जापानी विधाओं पे इतना काम किया, मुख छंद पे किया, दोहे लिखे, महाइया लिखे, आपने कोई विधा छोड़ी नहीं है, कहानी, गीत, गजल, लघु कथा सब कुछ लिखा, हाँ। आपने बच्चों पे नहीं लिखा। अच्छा। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा, बचपन में लिखी कविताएं, हाँ। ये बच्चों पे आपने ऐसे। मैंने हम्म, कहा बच्चों पे जब किसी ने मांगी कुछ कविताएं दे दें, दो चार पांच ऐसे नहीं, बच्चों पे आपने अगर लिखा भी होगा तो आपकी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। तो हम्म, जब ये आया तो ये गलत है, क्योंकि आजकल बच्चों पे लिखा भी बहुत कम जा रहा था उस वक्त जब मेरी ये पुस्तक आई थी। हम्म, तो अभी भी वैसे उस हद तक नहीं लिखा जा रहा है जिस हद तक लिखा जाता था। तो सबने कहा कि नहीं, वैसे ही बहुत कम हो गया है, बाल साहित्य बहुत कम हो रहा है, और आपने इतना काम किया तो बाल साहित्य पे भी होना चाहिए। तो मैं मेरी ये पुस्तक फिर मैंने इस पे लिखी। और थोड़ा सा एकदम बदलने में वक्त तो हुआ लगा स्मार्ट मुझे। कंगारू। अच्छा। जी, कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू, क्योंकि जो अब हमें दोनों दृष्टि से देखना होता है, क्योंकि ये पुस्तक है, मैं यहाँ पर सिडनी यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज क्लासेस लेती थी। और जहाँ अभी विदेशों में हिंदी स्कूलों में उस लेवल तक, जैसे शुरुआत मंदिर से होती है, फिर एक दो स्कूल हैं यहाँ पर, वहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है, तो आप कविताओं से शुरू करते हैं, छोटी छोटी कविताएं हो। मैंने सोचा कि हिंदी को आगे बढ़ावा तो मिल रहा है, लेकिन जब लिख ही रहे हैं तो इस तरह से लिखी जाए जो यहाँ के बच्चे भी उनको पढ़ सकें। तो मैंने इसका नाम कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू रखा, बच्चों को बड़े आराम से याद भी हो गया। और ये पुस्तक यहाँ स्कूल वगैरह में भी मैंने दी पढ़ने के लिए। तो मैंने बाल गीत इस हिसाब से लिखे। और उसके बाद फिर ये दूसरी पुस्तक डायमंड से आई है, नोटी माफी। कॉकटो। कोकटुक काम क्वाला। अरे वाह, तो मुझे लगता है कि तो वहां पर ही पढ़ाई जाती होंगी, जो अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में हिंदी पढ़ाई जाती होगी तो वहां पर भी इस तरह हाँ, की जाती होगी ये तो तो। ये दोनों, ये कोकोटू है, हम्म, ये बर्ड है यहाँ की हम्म, पैरट, और ये कोआला है। तो हम्म, ये यहाँ के हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो मैंने सोचा जब कूल कछुआ एक माइंड में रहती है ना हम्म, स्टोरी, वो कछुए और कछुआ और खरगोश खरगोश। वाली। जी जी। हाँ, तो मैंने कहा कछुआ हम वहां से ले लेते हैं हम्म। अपने भारत से, और कंगारू हम यहाँ से ले लेते हैं हाँ हाँ। ऑस्ट्रेलिया से। तो ये नाम रखा रेस गया कूल लगवाई कछुआ आपने इस या वक्त। कुछ और लिखा? जी। इनकी भी रेस लगवाई या मतलब कुछ और लिखा? नहीं, अलग लिखा है इनके, इनके बारे में अलग लिखा है। और हमारे पास एक वो भी है हमारा पेट, उसका नाम टाइलर है, ये एक्चुअल फोटो उसी की है, अच्छा टाइलर। अच्छा हाँ अच्छा। जी। तो ये उस पर भी लिखा गया। तो हाँ। ये फिर कछुए पे भी लिखी गई, अलग लिखी गई, मोबाइल पे लिखा है इसमें, हम्म, बिजली पे लिखा, गर्मी की छुट्टी, इस तरह से। नोटी बाल कोकटू काम साहित्य भी कोला आपने इसमें। कवर कर लिया। जी, बाल साहित्य भी कवर किया, और इसमें कोशिश की है कि जो यहाँ के बर्ड्स हैं और यहाँ के एनिमल्स हैं उनको भी लिया जाए। जी तो जी। इस तरह से अब मुझे ये पुस्तक, क्योंकि बाद में ही आई नोटी कॉकेटो काम वाला बाल साहित्य में, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं दोनों पुस्तकें। और मिलकर गजल हो जाएंगी, अभी हाइगा की प्रेस में गई हुई हैं, एक दो और गई हुई हैं। तो पुस्तकें तो सभी प्यारी लगती हैं, लेकिन हाँ, दिमाग में अभी भी तारों की चुनर, और अब कहूंगी कि ये नोटी कॉकेटो काम वाला बहुत पसंद है। क्या बात। और मिलकर गजल हो जाएंगे जी। बहुत खूबसूरत डॉक्टर भावना जी, आपने जिस तरह से अपनी कविताओं के बारे, अपनी कहानियों के बारे में और आपकी पुस्तकों के बारे में जो कहानियां बताई हैं, वो रियली बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मतलब एक नया इनोवेशन रहा है। जैसे आपने कहा कि कुछ नया आपने क्रिएट कर दिया, तो क्रिएशन जो भी होता है वो अनोखा होता है। और आपने इस तरह की अनोखी काफी सारे काम किए हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी आपके आने वाले भविष्य के लिए। और आप इसी तरह से बाल साहित्य, हाइकू, जापानी विधाओं में और हिंदी विधाओं में घर को भी संभालना, प्लस अपना काम भी संभालना और अपनी जी हॉबीज भी संभालना, ये तीनों चीजें जी बैलेंस बनाना आसान काम नहीं है। जी बहुत जी, लेकिन लिखा बहुत है, मतलब लिखी हुई है बहुत सारी लघु कथाएं, कहानियां लिखी हुई हैं, दोहे, माहिया, जी। मुक्तक, बहुत मतलब संकलन बहुत सारे आए हैं इन पर। जल्दी ही इन सब पर भी लाने का मन में इच्छा है। आप समय हमेशा निकाल पाए तो मिलते ही जरूर। रहते हैं हमें, मतलब बहुत सारी हर काव्य गोष्ठी में आप रहते हैं, बहुत सारी ग्रुप्स जी, आप। जी, तो आप बहुत आप सुंदर काम कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं और इस तरह से क्रिएशन करते रहिए।
कभी कभी ईश्वर चुनता है कुछ लोगों को कि क्रिएशन करने के लिए। तो अरे वो ये आप आपका। अंदर है जी, मैंने ये नोटिस किया है। एक्चुअली मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, तो बात करते जी करते मुझे समझ में आ जाती है कि भगवान कभी कभी चुनता है कि आपको, भले ही आप उस चीज से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उस चीज में पहुंच जाते हैं। तो ये किसने वो राह दिखाई, कैसे आप वहां पहुंचे, कैसे उसने वो काम करवाया आपसे, ये चमत्कारी जी। होता है, आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन वो करवा रहा होता है। ऐसा कैसे, बिल्कुल सही बात है, पता नहीं चलता कि आप चलता कि आप कब कहाँ कैसे कैसे। चीज में चले गए। कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही घटित हुआ है कि जब 2020 से किस तरह से मैंने मतलब साहित्य की राह में आना, मैं कॉमर्स से हूँ, मेरा अच्छा। कोई सरोकार नहीं था मैं बैंक में जॉब करना या कहीं अकाउंटेंट या तो इसकी तो आप तो प्रगीत की तरह या मेरे फादर इन लॉ की तरह हुए, क्योंकि हाँ। उन्होंने भी पहले कॉमर्स से ही किया था, पता नहीं वो उनको क्योंकि पसंद था, हम्म, कविताओं से प्यार था, वो हिंदी में चले गए। जी। ऐसे ही वो अकाउंटेंट है मेरे हस्बैंड तो वो कोई मतलब रूखे विषय होते हाँ हैं, हाँ अकाउंट्स और ये सब, और फिर भी आप इतना अच्छा हाँ, लिखते हैं, नहीं वो, आपके अंदर भाव होते हैं, तो ये अलग हाँ चीज हाँ, है। तो ये बिल्कुल आपने सही आपके कहा। सबकॉन्शियस माइंड में होता ही होता है, तभी वो तो आपका निकल। कैसे आया साहित्य मेरा में आपका? मेरा ऐसा हुआ कि बचपन में मैं लिखती थी, थोड़ा बहुत लिखती थी। जी जैसे जी। मैं कभी कभी दोपहर में एक रेडियो में प्रोग्राम आया करता था, उसमें वो गजलें गाया करते थे। तो मैं हाँ। इतनी स्पीड में लिख लेती थी कुछ कुछ गाने या वो, कि मतलब अच्छा अच्छा। हिंदी वो सिर्फ मुझे वो डॉक्टर वाली लैंग्वेज नहीं होती है कि मतलब आपने लिख दी, अच्छा। सामने वाला ना जी। समझ पाए, लेकिन मैं समझ तो लेती थी कि मैंने क्या आप लिखा। समझ लो। और मैं पूरा ठीक ठीक। पूरी गजल, पूरा गीत अरे वाह। लिख लेती थी। इस तरह से मैंने अच्छा। एक डायरी बनाई हुई थी। ओह वाह। ये चीजें ऐसे नहीं था कि मतलब मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ, बस इतना था। उसके बाद वही जी जी। कॉमर्स किया कि आपके मार्क्स जिस हिसाब से आए हों, उस हिसाब से आप चूज चूज करेंगे कि साइंस, नहीं साइंस बिल्कुल। बहुत मतलब हैवी हो जाएगा मेरे लिए। बोले जी नहीं, जी जी। आर्ट्स नहीं लेना है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं, चलो तुम कॉमर्स में जाओ। वही हम डिसाइड हम्म। करते, मम्मी पापा। ना हमारे फिर। तो बिल्कुल। जैसे कॉमर्स में चले गए, पढ़ा वहां पे, लेकिन वहां पे भी ऐसे होता था कि कुछ कुछ प्रतियोगिताएं होती रहती थी। तो जी बहुत सारे पापा जी भी कहीं कहीं ले जाते थे अपने समाज में या कहीं, तो वहां पर भी मौका मिलता रहा कविताएं बोलने का। और फिर कॉलेज जी। भी मैं एलोकेशन मतलब भाषण देना, पार्ट लेना, डिबेट में पार्ट लेना, उनके मेरे काफी सारे अच्छा सर्टिफिकेट्स हैं मुंबई में मिले अच्छा। मुझे। और वो ऐसा होता है कि जब आप फेमस हो जाते हो कि आप ये कर सकते हैं, तो टीचर्स आके सिर्फ आपसे ही कांटेक्ट करते हैं कि यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने। करेंगे और आपको ही भेजेंगे। तो इस तरह बिल्कुल। से मतलब नाम हो गया था। तो इन चीजों में मैं रही, कविताएं बोलती अच्छा। रही। नहीं लिखा तो किसी और की कविताएं उठाई फिर बोला। जी तो अब धीरे धीरे कॉमर्स में आ गए, फिर ये फील्ड हो गया कि भाई चलो अब जॉब करनी है। तो हम जॉब करने मतलब जॉब करना शुरू कर दिया। फिर शादी हो गई, अब शादी के ढर्रे में ढले, तो अब परिवार हम्म। संभालना है, फिर जॉब वॉब सब साइड में हो गया। फिर पर्टिकुलर जी यहाँ आने के बाद की हिंदी पढ़ाना है। और कुछ मतलब ऐसा था कि चांस नहीं मिल सकता था, फॉरेनर को यहाँ पर इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती है। जी जब आप पीआर हो जाते हो या सिटीजन हो जाते हो तो आपको काफी ऑफर मिलते हैं, और बच्चे भी छोटे छोटे थे। तो लैंग्वेज जी। पढ़ाना शुरू कर दिया हिंदी। और हिंदी पढ़ाते पढ़ाते 2020 में कुछ ऐसा झटका लगा कि बड़ी बड़ी कविताएं मैंने लिखनी शुरू कर दी। अरे वाह, क्योंकि वो तो बचपन से आप लिख रहे हाँ, हैं ना। और वो सोशल मीडिया में डालना शुरू कर दिया। मैंने अच्छा। सोशल मीडिया में कभी नहीं डाला था। और फिर ऐसे ऐसे लोगों से कांटेक्ट हुआ, जैसे कहते हैं कि एंजल्स आकर आपको मिलते गए और आपको हाँ अवार्ड करते गए और कहते गए कि मतलब ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। देखिए। और फिर किसी ने जी विश्व साहित्य सेवा संस्थान दे दिया हाथ में, और कहा, और फिर जी एकदम से दिमाग में आया कि क्यों ना इंटरव्यू लिया जाए, ऐसे लोग बहुत सारे जुड़ गए हैं। तो बस जी। मैं उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। तो किताबें अरे लिख रही हूँ और अब इंटरव्यूज भी कर रही हूँ और प्रोग्राम्स भी यहाँ पे कर रही हूँ। तो मुझे खुद नहीं जी समझ में आया कि मैं किस तरह से कहाँ आ गई हूँ। तो ये मुझे ऐसा लगता जी। है कि कुछ ना कुछ उसकी शक्ति है कि आपको वो हाँ, चुनता है, ये आपको। बात आपने सही कही। हाँ, अदरवाइज सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो कहीं से कहीं तक बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ही होता है, जॉब लेकिन वगैरह हाँ मिल बने जाती हैं इस काम को तो मतलब करने के शायद लिए। मेरी राह कुछ और होती, लेकिन नहीं, उसे वो करवाना था। तो इसलिए हाँ इस बिल्कुल। तरह से एक आपको किक देना, मतलब एक माइंड हाँ। होता है ना कि आप उस समय लिख रहे हैं, मतलब दिमाग जी में आ जाता था, टॉपिक आ जाता था, पूरी पोयम की पोयम निकल कर बाहर आ जाती थी। मैं खुद शॉक्ड होती थी कि ये कैसे हुआ, लेकिन था वो कुछ। तो उससे जी पता जी जी। की राह कौन बिल्कुल। थी। अब मैं, नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल और जिससे ये बात आपसे आपकी। बात करती हूँ घंटे डेढ़ घंटे, मुझे जरा भी ऐसे महसूस नहीं होता कि नहीं समय जा रहा है या क्या जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, और मैं एक ऐसा कार्य कर रही हूँ जिससे मुझे बोरियत महसूस नहीं होती।
हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब आप अपने बिल्कुल। मन का कार्य या ईश्वर का कार्य करने लगते हैं, तब आपको बोरियत महसूस हाँ, नहीं होती। बोरियत भी नहीं होती है, ये बात सही कही आपने। वही चीज मैंने बिल्कुल। आपके अंदर भी देखी, और जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको यही शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आगे भी आप बहुत सारी क्रिएशन करें, और साहित्य के फील्ड में, साहित्य समाज का आईना होता है, समाज को बहुत सारी चीजें आप उपहार में दें अपनी क्रिएशन के द्वारा। बिल्कुल, जी। पूरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे अधूरे काम हैं। जैसे कि वो ताज की हम बात कर रहे थे, वहां पर एक वन लेस गोड करके फिल्म बनी थी। तो वो भी मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। उसमें स्टूडेंट थे तो उनको डायलॉग बोलने थे हिंदी में, तो उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए, क्योंकि फिल्म वो इंग्लिश में बनी है पूरी। और ताज पे जो अटैक हुआ था उसके ऊपर थी। तो कुछ काम को करने के मतलब आपको कहाँ से क्या चीज आ जाती है, मुझे भी नहीं समझ आया। तो कहाँ सब से कांटेक्ट सब किया आ उन्होंने, गया, वो सब। आदमी का साथ का हाँ, ज्यादा वो था। हाँ जी। तो उसमें भी बिलीव नहीं हो रहा था कि कैसे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, कहाँ से कैसे हम्म। हुआ, और वो सीधा उसमें आप जुड़े। और उस फिल्म को बहुत अवार्ड मिले हैं, और नाम वाम भी आता है उसमें। एक दो सीन भी उन्होंने फिर लिए, जबकि मेरा तो एक टीचर का रोल, अनुवादक का रोल था एक। लेकिन उसमें होता है ना कि जब डिफरेंस शूटिंग हो रही होता है तो है, आपको यूनिक बुलाया जाता है। है जी। जी। जी, और डायलॉग डिलीवरी आपको सिखानी है, आपको उनसे हिंदी बुलवाना है, डायलॉग हिंदी में बुलवाना है। तो डायलॉग डिलीवरी भी आपको सिखानी है। तो वो एक ऐसा मौका मिला, हाँ। तो लगता है कि कुछ चीजें बिलीव नहीं होता आज भी कि नहीं हाँ नहीं, इस और तरह ये से कुछ सेम हुआ। ऐसी चीज मेरे साथ हुई थी कि फिल्मों की बात करें, यहाँ सिंगापुर में एक फिल्म बन रही थी, और मेरी बेटी ने सीसीए में लिया हुआ था ड्रामा। तो उसे अच्छा। चूज किया गया कि वो वहां जाएगी। अब मैं उसे सिर्फ लेकर जाती थी वहां पर, और उन्हें एक हम्म। टीचर की जरूरत थी। देखिए, अच्छा। उन्होंने कहा कि ओ वी हैव अ रियल टीचर, सो चलिए इन्हें ले लेते हैं, और ले लिया। हम्म। उन्होंने मुझे जो हम्म। पहला डायलॉग दिया, वो जैसे मेरी जर्नी के साथ इतना जुड़ रहा था कि और मुझे हम्म। सारे स्टूडेंट्स को बोलना था कि यू कैन बिगिन नाउ, एग्जाम हम्म। देने के लिए। और जैसे कि हम्म। कोई कह रहा हो कि यू कैन बिगिन नाउ, मतलब अब तुम शुरुआत कर कौन? सकती हो। इन सारी ये चीजों देखिए। जो आप साहित्य से जुड़ी हुई हो, अब इन चीजों की जी। शुरुआत करें। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अब मैं कनेक्ट कर पाती हूँ उन सारी चीजों को, कि जो इतने सारे पुरस्कार मिलना, और इतने सारे फिल्म फेयर अवार्ड में भी आपका पहुंच जाना, अचानक से लोगों का मिल जाना, ये सब उसने कनेक्ट किया हुआ था। वो हमें समझ हाँ, नहीं आता, लेकिन बाद में जब हम समझते हैं तो लगता है वाह, थैंक गॉड। हाँ, ये सच में आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको चुना जाता है और आपको राहें इसलिए निकलती चली जाती है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सब ऊपर से ही आता है इशारा कि आपको ये सब काम करना है, आपको इन काम के लिए चुन। आपकी बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। सच में आपने आपके साथ जुड़ के भी बहुत अच्छा लगा अनसुईया जी, और बड़े अच्छे आपने सवाल किए। मुझे और बहुत आपसे हमारे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा भावना जी, और हम आगे भी जुड़े रहेंगे और मिलते रहेंगे और बहुत सारी चर्चाएं जी। करते रहेंगे। तो आज जी बिल्कुल। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि, बहुत धन्यवाद आपका। जी।